तो स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ जी। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्ते। आज हमारा पेरेंट्स वर्कशॉप का सेकंड डे है जुलाई वाले सेशन में एंड कल हम सब ने एक-दूसरे का परिचय सुन लिया था एंड अपने चानी बहन जी ने अभिभावक क्या है और अभिभावक के रोल के बारे में, पोषण संरक्षण के बारे में हमने थोड़े से डिटेल में सुना था। तो सबके हमने अपनी बहनों से भी और बाकी पार्टिसिपेंट से भी सुना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये वाला क्रम रहा था। दोबारा एक बार रिपीट कर सकती हूँ कि आप सबके शेयरिंग का खूब-खूब स्वागत है हमेशा। आपके शेयरिंग के बिना वर्कशॉप नहीं रहता है और एक्चुअली इसमें एक अलग ही जान आती है, एनर्जी आती है किसी भी वर्कशॉप में। तो जो लर्निंग होती है वो मिलके अ, ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। एक व्यक्ति बोलता रहेगा तो हम सुन सकते हैं। कितनी लर्निंग हो पाती है उससे ये क्वेश्चनेबल है। तो आप सबका मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अच्छे से आइए और अच्छे से शेयर करिए आराम से। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ चानी बहन को। सभी को नमस्ते फिर से। तो जैसे कल हमने अभिभावक की परिभाषा पढ़ी और अभी हम उसके अर्थ को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके एक-एक शब्द पे ध्यान दे रहे हैं। क्या लगता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब हम तो इतने वर्षों से जानते ही हैं पेरेंट क्या है, अभिभावक। अभी हम उसकी परिभाषा को क्यों इतना पढ़ रहे हैं और इतना डिस्कस कर रहे हैं? आप में से कोई भी इसके बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं? कि हमको क्या आवश्यकता पड़ी कि हम अभिभावक की परिभाषा पे इतनी चर्चा करें? दीदी मैं बोलती हूँ। हाँ जी। मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि अभिभावक शब्द हमने अब तक तो सुना था, पर उसका एग्जैक्टली अर्थ या अब एक अभिभावक को करना क्या चाहिए वो हमको नहीं पता था। तो इन परिभाषाओं में जो शब्द हैं उन शब्दों से कुछ वास्तविकता इंगित होती है। तो उस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए हम इन परिभाषाओं को पढ़ रहे हैं, उनके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सटीक उत्तर दिया आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद। हर शब्द का अर्थ है और उस अर्थ तक पहुँचने, वो अर्थ में जो वास्तविकता है उसको हमें अनुभूति हो जाए, उससे हमारा साक्षात्कार हो जाए, हम उसको जीने के लिए क्या करें, व्यावहारिक रूप में वो कैसे हमारे में आए, इसके लिए ये सारी चर्चा है। नहीं तो हम सभी अभिभावक तो हैं, बायोलॉजिकली वी नो अबाउट इट, है ना? लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी को समझना, अपनी भूमिका को समझना, ये संभव नहीं है यदि हम उसके अर्थ को पूर्णतः नहीं समझ जाते। तो ये अप्रोच अपनी सही है ना? इसलिए आज भी हम लोग अभिभावक की ही परिभाषा पे और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। और अभी तो हमने पूरी परिभाषा भी नहीं की है, अभी तो उसके 2 शब्द पोषण और संरक्षण में ही है। डू यू माइंड कि हम इसको और कंटिन्यू करें? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, शेयरिंग दिख रही है आपकी। ओके। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पोषण को लेके, जो हमने बाबा जी से कभी सुनी है या वाङ्मय में अलग-अलग जगह पे पढ़ी है। पर ये समझना हम सबके लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम पोषण के विस्तार को देख नहीं पाएँगे। इसीलिए हम इसको एक-एक लाइन को पढ़कर इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओके। तो मातृत्व का प्रसव गुण पोषण के रूप में प्रमाणित होता है। अब ये जो प्रसव की बात है, ये तो सिर्फ़ माँ से ही जुड़ा है ना? ये गुण जो है वो सिर्फ़ माँ में ही है, सिर्फ़ माँ ही है
जो प्रसव मतलब अपना गर्भ धारण करती है, बच्चे को पूरे 9 महीने अपने गर्भ में पोषित करती है और प्रसव की पीड़ा को सहती है ना, और बच्चे को जन्म देती है। तो कितना एक ये नेचुरल, एक प्राकृतिक घटना है, जिससे हमको समझ में आता है कि बाय डिफॉल्ट ही पोषण जो है वो माँ से ही जुड़ा हुआ है ना। मतलब इसको हम अभी समझ रहे हैं और हमने जोड़ा है, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से है और हम उसको समझ रहे हैं। हमारे समझने के कारण ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा है, उसको हम समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर समझने, पहली बार जब मैंने समझने बोला, वो मतलब हमारा मानना नहीं है ऐसा, ये हम जान पा रहे हैं कि क्यों पोषण माँ के साथ ही जुड़ के है। ठीक है, तो संतान की शरीर स्वस्थता और मानसिकता का माता की योग्यता व साधन के अनुसार अथवा परिवार की दक्षता अनुसार पोषण संपन्न होता है, जो संस्कार कहलाता है। तो हम सबका इसके ऊपर ध्यान गया ही था कि पोषण शरीर की स्वस्थता और मानसिकता दोनों की बात है ना। और वो हम कितना कर पाएंगे, वो हमारी जो योग्यता है उसके अनुरूप, जो हमारे पास साधन है उसके अनुरूप, हमारे परिवार में जो उसको लेके दक्षता है संस्कार को देने की बच्चों को, उसके अनुसार हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो अभी हम जितना कर पा रहे हैं उतनी हमारी योग्यता है, और अधिक योग्यता बढ़ाने के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। माता ही शरीर का पोषण, भाषा का पोषण, नाम का पोषण, परिचयों का पोषण, संस्कृति का पोषण करने के क्रम में संस्कारों का निक्षेपण सहज रूप में करती है। तो ये जो बात है ना, सहज रूप में करती है, वो सहजता क्यों है? क्योंकि वो माँ के गर्भ से ही ये क्रिया वो करते आ रही है, तो उसके लिए वो सहज ही रहेगा, है ना। मतलब ये पोषण, जब आप ये भी देखो कि गर्भ में भी ठीक है, उसके बाद भी कम से कम 2 वर्ष तक के तो बच्चा माँ के दूध से ही पोषित हो रहा है। उसका मतलब जो मेन आहार है वो तो माँ का दूध ही रहा है, और धीरे धीरे वो और दूसरी चीजें इंट्रोड्यूस करती है उनके खाने में, मतलब 6 महीने के पश्चात। पर वो उसका मुख्य आहार होता है क्या? नहीं, है ना। तो शरीर का पोषण भी आप देखो तो जन्म के पूर्व भी और जन्म के बाद भी माँ से ही हो रहा है, और ग्रेजुअली जो क्या खाना उसके लिए, कैसा आहार उचित है किस आयु में, वो भी माँ ही देना शुरू करती है, और उसको धीरे धीरे बढ़ाती है उसके उम्र के अनुरूप, है ना। उसी तरह भाषा के हर छोटे से छोटा शब्द से लेकर वाक्य रचना से लेकर किससे कैसे बात करना, ये सब माँ ही सिखाती है बच्चे को, है ना। बच्चे का नाम ले लेके उसको पुकारती है, उसके नाम, बच्चा अपने नाम से परिचित हो जाए, उसको भी माँ ही पोषित कर रही है। बच्चा सभी लोगों के साथ उसका परिचय हो पाए, है ना। चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे कोई बाहर से आ रहा है, कोई गेस्ट है, देखो ये बुआ जी हैं बेटा जी, देखो ये मौसी जी हैं बेटा जी, ये सब माँ ही बता रही है ना। उस तरह संस्कृति का पोषण माँ के द्वारा ही हो रहा है, और यही संस्कार की शुरुआत है, जो माँ सहज रूप में कर पाती है, क्योंकि वो अधिकतम समय बच्चे के पालन पोषण में लगाती है उस समय। ठीक है, तो आप शायद मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम माँ की ही क्यों बात कर रहे हैं। तो ये भी वही, जैसे हमने बोला कि प्राकृतिक रूप से ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि पिता पोषण नहीं करते, प्रधान रूप से माता पोषण करती है, क्योंकि ममता मूल्य जो है उसमें पोषण प्रधान है ना। और उसी तरह पिता के साथ जो बात है, वात्सल्य में संरक्षण प्रधान है ना। पर दोनों ही पोषण संरक्षण करते हैं, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि माँ ही सिर्फ पोषण करती है। हम बस ये बात कर रहे हैं कि माँ के लिए ये सहज है। इससे आप ये भी बात पे ध्यान जाएगा आपका कि प्राइमरी स्कूल में हमारी सभी अध्यापिका जी मतलब सभी टीचर्स अध्यापिका जी हैं, सभी टीचर्स माताएं हैं, बहनें हैं। उसके पीछे भी यही कारण था कि बाबा जी ने हमसे कहा कि माँ के लिए ये नेचुरल है, और बच्चों के लिए एक सुखद एनवायरनमेंट है। बच्चों के को ममता भाव के साथ में इस आयु में अधिक आवश्यकता है ना। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं पोषण को लेके, उससे हमको क्लिक करता है कि क्यों प्राइमरी तक के मैक्सिमम टीचर्स जो है वो माताएं और बहनें हो। इसके पीछे का
रीजन क्या है मतलब? मानव में मानवतापूर्ण संस्कार पोषण बुनियादी कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति में यह महत्वपूर्ण कार्य माँ से आरंभ होता है। यही मानव संस्कृति की अंकुरण क्रिया है। संबंधों की पहचान, शिष्टता का अभ्यास मानव संस्कार है। मानव में मानवीय संबंध, मानव समाज, मानवीय व्यवस्था के प्रति अवधारणाओं को स्थापित करना शिक्षा संस्कार है। इस प्रकार माँ का पोषण कार्य शरीर, संस्कार, शिक्षा, व्यवहार, आचरण की बुनियाद है। तो बुनियादी शिक्षा किससे मिलना प्रारंभ हुआ? माँ से। अंकुरण किसने डाला? माँ ने। तो ये सारा कारण है कि हम विद्यालय में बच्चों को शुरू से ही नर्सरी, प्री प्राइमरी में हर एक बात, मतलब समझो नर्सरी में तो पूरा कोर्स ही माँ के ऊपर है। कविता बोलो, कहानी बोलो, जो कुछ भी है सब माँ से। कुछ भी चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे कलर है, चाहे शेप है, नंबर है, कुछ भी है, माँ के द्वारा करते हैं। उनके आसपास की चीजें हैं वो भी माँ के द्वारा, क्योंकि बच्चा जो भी कर रहा है माँ के संग ही कर रहा है। अगर वो खाना भी खा रहा है तो माँ ने ही तो खाना बना के थाली परोस के बच्चे को खिला रही है ना? तो वो माँ से ही जुड़ा हुआ है। पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने वाले कौन है? अभिभावक। तो पोषण संरक्षण एक्चुअली तो माँ से जुड़ा हुआ है, पिता से जुड़ा हुआ है। भले पोषण हमको आहार के द्वारा मिल रहा है, पर उसका दायित्व, उसका कर्तव्य वो कौन वहन कर रहा है? वो माता पिता कर रहे हैं, है ना? इससे हम समझ पाते हैं कि क्यों हम विद्यालय के सिलेबस में इतना महत्व हर एक संबंध को एक एक वर्ष तक पढ़ाने में लगाते हैं, है ना? नर्सरी पूरा माँ के संबंध के ऊपर, पिता के संबंध के ऊपर पूरा PP1 PP2, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये पूरा कारण हमको ये पूरे क्रम से समझ में आता है कि माँ ने जो कर्तव्य दायित्व वहन किया है, सहजता पूर्वक, उदारता पूर्वक, ममता पूर्वक, उसके कारण इसके ऊपर इतना ध्यान आकर्षण कराना जरूरी। इसके अभाव में क्या हो जाएगा? इसके अभाव में आज की डेट में जो हम सबसे बड़ी पीड़ा जो हमारे पेरेंट्स या वृद्ध लोग शेयर करते हैं कि बच्चे उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं और हमेशा ये बात कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो ये हम सबको कितना पीड़ा देता है सुन के, चाहे किसी भी बच्चे ने अपने माता पिता को बोला हो संसार। उसका रीजन कि ये जो पोषण संरक्षण वाली बात है उसको उसने आहार की चीजों से जोड़ लिया, आवास से जोड़ लिया, अलंकार से जोड़ लिया। उसको ये नहीं दिखा कि ये कपड़े लत्ते या ये मकान या आहार, ये सब कुछ, ये सारी सुविधाएं उसके विकास के लिए जिम्मेदारी लेने वाले माता पिता है। आज वो एक स्वस्थ शरीर के साथ पैदा हुआ है, वो माता पिता के कारण। उसकी स्वस्थता बनी रह रही है माता पिता के कारण। उसकी मानसिक स्वस्थता के लिए शिक्षा मिल रही है, माता पिता के द्वारा शुरू हुई बुनियादी शिक्षा। फिर उन्होंने ही शिक्षण संस्था में डाला। वही परिवार, वही अनेक परिवार के साथ मिलकर समाज का एक वातावरण है जिसमें उनको उन सब मित्रों के साथ में, पड़ोसी बंधुओं के साथ में मिलके हमारा और शिक्षा का विस्तार हो। तो पूरा ध्रुव, पूरा केंद्र में हमारे माता पिता है और वो जितना भी हमारे लिए किए हैं और हमारे लिए हमसे ज्यादा उनके पास जो है उससे ज्यादा अच्छा चाहे है ना? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जो किया उसमें हमको कमी दिखती है, लेकिन चाहना के रूप में उन्होंने हमेशा खुद के पास जो कुछ भी था उससे अधिक ही चाहा, है ना? खुद की योग्यता से अधिक ही चाहा। वो कभी नहीं सोचे कि मेरा बच्चे की लिमिटेशंस मेरी लिमिटेशंस की तरह हो। हमारा बच्चा पूर्ण हो, ये चाहत हमेशा माता पिता ने रखी। जैसे आज विद्यालय में आपने बच्चों का एडमिशन दिलाया है, ठीक है, आप इस वर्कशॉप को कर रहे हैं, आप कल के दिन अध्ययन करेंगे, आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि हाँ अभी हमारे में कुछ कमी है, लेकिन बच्चों के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि उसको जो मिले वो कंप्लीट मिले, उसको जो मिले वो परफेक्ट मिले। हमारे पास नहीं होगा तो भी हम वहां तक जाते हैं जहां पर हमारे बच्चे को मिलता। तो ये सारा जो भाव पक्ष है ना, ये माता पिता के प्रति वो हम मतलब बिना शिक्षा के, बिना संबंध की पहचान के, बिना मूल्यों की पहचान के नहीं करा। इस अर्थ में हमको पोषण को इतने ध्यान से समझने की आवश्यकता। इसके पहले कि हम संरक्षण की तरफ बढ़े, आप सब
ये पोषण के बारे में इतनी जो बात अभी हमने की, उससे आपको क्या क्लिक किया, क्या फील हो रहा है, उसको जरूर शेयर करें। कोई भी शेयर कर सकते हैं। आपको चानी बहन दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि जिनको नहीं समझ में आया होगा। नहीं, यस, ये द होल, रिक्वेस्ट। अच्छा नहीं, रिक्वेस्ट। हाँ हाँ हाँ, हमने अभी जितनी भी बातें पोषण को लेकर अभी पढ़ी और जो बात सुनी उसको लेकर, जो मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए, वो सबको सुनकर और ये सबको पढ़कर आपका किसी बिंदु पर ध्यान गया, आपको जो फील हुआ है ना, उसको आप कृपया शेयर करें। हाँ दीदी, मैं शिल्पा चौहान गांधीनगर से। जी, स्वागत है दीदी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी। हाँ, अभी आपने जो बात बताई कि माँ के बारे में कोई बताता ही नहीं है कि माँ ने क्या किया है बच्चे के लिए, है ना। तो जब मैं विद्या से जुड़ी तब अभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं बच्चे के अच्छे के लिए ही करते हैं। फिर भी जैसे कि कुछ बाहर का खाना हो तो हम मना करते हैं, तो बच्चा बोलता है कि तू तो कैसी मम्मा है, तुम क्यों मुझे नहीं ला कर देती है। तो कहीं ना कहीं दुख होता है। फिर परसों ही मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरा मूल्य क्या है, कि मैं क्या कर रही हूँ बच्चों के लिए। आप जब मेरा मूल्य बताओगे ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि मम्मी जो कुछ भी कर रही है वो आपके पोषण के लिए, आपके अच्छे के लिए कह रही है। जी, ठीक बात है। ये परिवार में भी सब लोगों को बताने की आवश्यकता है, इसको शिक्षा में भी बताने की आवश्यकता है। माता पिता, परिवार के सभी जन, जो कोई भी बच्चों के लिए जो कर रहा है, या विद्यालय में अध्यापिका जी बच्चों के लिए जो कर रही है, उसको हमें घर में बताने की आवश्यकता है। घर में माता पिता क्या कर रहे हैं उसको विद्यालय में बताने की आवश्यकता है। इसके बिना बच्चों को नहीं होगा, संबंधों के प्रयोजन को वो नहीं समझ पाएंगे। और जो हम बात कर रहे थे जनरेशन गैप, वो इसी से आ रहा है। सही है दीदी आपकी बात। मतलब जनरेशन गैप में आप थोड़ा और एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, कि जैसे बच्चा ये मान लिया कि आहार आवास अलंकार वाली वस्तुओं से उसका पोषण संरक्षण हो रहा है, ठीक है। अब उसमें तो वैविध्यता आती रहती है, उसमें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आज के दिन हो सकता है कि माँ जो है वो बच्चे को घी में बना के खाना खिला रही होगी, ऐसा है ना। उसने कहीं ये सुन लिया कि भाई घी जो है वो खाने मतलब उतना ठीक नहीं है सेहत के लिए, कहीं पर पढ़ लिया उसने, नेट में पढ़ लिया, कोई किताब में पढ़ लिया, किसी व्यक्ति से सुन लिया, और उस व्यक्ति ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि ऑलिव ऑयल आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब वो माँ को बोलेगा कि आपको तो पता ही नहीं है भाई कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं है, ऑलिव ऑयल ज्यादा अच्छी चीज है ना, ठीक है। और माँ परेशान हो रही कि भाई मैं तो इसको बचपन से घी खिलाती, ये इतना स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है इसका, और इसके मन में ये कहाँ से आ गया, है ना। तो दोनों के बीच में अब बातचीत में गैप आ गया और मतभेद हो रहा है। मतलब वो तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह के कई मतभेद होने लगते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए, कपड़े तो ऐसे पहनने चाहिए, किचन तो ऐसा होना चाहिए, खाना तो ऐसा होना चाहिए। ये सब कहाँ से आए मतभेद, है ना? ये सारे मतभेद वहीं से ही आए कि मैंने आहार आवास अलंकार की चीजों को पोषण संरक्षण का मेन आधार माना, न कि मेरे माता पिता को, न वो संबंध को नहीं देख पा रहा हूँ जिसने इस दायित्व और कर्तव्य को वहन किया। ये बात क्लिक हो रही है आप लोग को जो मैं बार बार बोल रही हूँ? आप में से कोई भी भाई बहन को ये बात क्लिक हो रही है कि जनरेशन गैप में क्या हो रहा है एक्चुअली? दीदी बोलो। हाँ जी, निष्ठा बहन बोलिए। जी जी, अभी अभी आपकी बातें मैं सुन रही थी तो मुझे अपना मतलब बचपन पूरा याद आ रहा था, और मैं अपनी माँ को देख पा रही थी कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है।
और मतलब कहाँ पर कमी थी जिसकी वजह से मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाई थी। नहीं मतलब उस चीज़ को समझे ही नहीं थे, वो चीज़ उस चीज़ को प्राथमिकता ही नहीं दिए थे, और ऐसा भी कुछ है, ये चीज़ हमको पता ही नहीं था, ये सब चीज़ें भी देख पा रही थी मैं। और एक चीज़ और बहुत समझ में आई मतलब विद्या से जुड़कर, संवाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कुछ भी चीज़ होता है तो मैं अब अपने बेटा जी से बहुत अच्छे से संवाद कर पाती हूँ। मैं उनको बता पाती हूँ कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, और अब वो भी कुछ चीज़ करते हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपस में बात कर पाते हैं। तो संवाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मुझे अच्छे से समझ में आया। और जो ये जनरेशन गैप आ जाता है, तो शुरू से लेके अभी तक जो हमारी परवरिश हुई, अब हम उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे और हमारे माता-पिता के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये जनरेशन गैप आया था। तो चीज़ें पकड़ में आ रही हैं दीदी अब। आप घरों में इस तरह की बातें सुनते होंगे ना कि आपके तो विचार पुराने हैं, आपके तो तरीके पुराने हैं। ये सब होता है कि नहीं होता है घरों पे? होता है। होता ही है। हुँ। और हम फिर ज्ञान देने लगते हैं ना कि आपको नहीं पता क्या क्या तरीका है, क्या नहीं। हम ज़्यादा जानते हैं, आप ऐसे करिए। ये शायद भी होता है। तरीके पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब यही है कि दो लोगों का बीच में कनेक्शन जो तरीका है उसी पे पूरा डिस्कस किया जा रहा है। दो लोगों को नहीं बट तरीके को देखा जा रहा है, वही गैप है। तो ये जो गैप है ना, अब अगर दोनों के बीच में संबंध की पहचान है, ठीक है, और हमको अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता भी है, हमको ये बात की पूरी पूरी स्वीकृति है कि उन्होंने हमारा पोषण संरक्षण किया है। सपोज वो कोई चीज है जो हमारे घर में आहार में ठीक नहीं है, सपोज, है ना, जैसे मेरे घर में मसाले का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे माता पिता सब चीज सही ही कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं उनके सामने कोई प्रस्ताव रखूंगी, कोई बात रखूंगी, तो उस समय मुझसे ना कृतज्ञता छूटेगी, ना मेरे अंदर में भाव बिगड़ेगा, है ना वो विरोध अंदर होगा, ना मेरे शब्दों में आएगा। फिर मैं अपने माता पिता की तरफ कैसे प्रस्तुत होंगी कि सपोज वही बात, एक व्यक्ति जो उसको जनरेशन गैप के तौर पे ले रहा है, जो अपने आप को होशियार मानते हुए ले रहा है, वो किस तरीके से व्यक्त होगा, और जिसको माता पिता का पोषण संरक्षण दिख रहा है, वो मूल्य, ममता मूल्य, वात्सल्य मूल्य दिख रहा है, वो किस तरह से प्रस्तुत होगा, उसमें भिन्नता होगी, है ना। जैसे मैंने आपको ये बोला कि सपोज मेरे घर में मसालों का प्रयोग अधिक हो रहा है और मुझे सब कुछ ध्यान में है, तो मेरी भाषा में शिष्टता होगी, मैं अपनी बात भी रखूंगी तो आवेशित होके नहीं, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात को रखूंगी कि मम्मा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन घर में जो खाना खाते हैं उसमें मसाले अधिक खा रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ होती है। तो मेरा अभी ध्यान गया, मैंने वैद्य जी को नाड़ी दिखाई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको थोड़ा मिर्च मसाला कम खाना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये हम सबके लिए ही ठीक नहीं है और अपने घर में ऐसा पैटर्न है, तो हम इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। इस तरीके से प्रस्तुत होगा व्यक्ति, अगर कुछ गलत है भी तो। कभी इस तरीके से प्रस्तुत नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है और आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी खिलाते हो, कुछ भी। ध्यान जा रहा है कितना छोटा सा बात है ना। संबंध की पहचान, मूल्य की पहचान होने से हमारा भाव और भाषा कैसी है, और संबंध की पहचान ना होने से और मूल्यों की पहचान ना होने से हमारा भाव और भाषा कैसी। क्या लगता है इसके बारे में? ऐसा हो रहा है मैक्सिमम जगह पे, हमारे घरों में मैक्सिमम टाइम? मतलब दिस वाज वन एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी अदर थिंग्स। दी बिल्कुल हो रहा है ऐसा। बिल्कुल हो रहा है, बहुत पीड़ादायी बात है ये। और चलो अच्छी बात है कि हम अपने अभिभावक की परिभाषा को पढ़ते समझते हुए हमारे अभिभावक हमारे लिए क्या करते हैं उस तक पहुंच पाए।
सबसे पहले तो हम अपने अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ हो पाए, वो फर्स्ट स्टेप। फिर हम एक अच्छे अभिभावक बन पाए, वो सेकंड स्टेप। और हमारे बच्चे अगर आगे जाकर अच्छे अभिभावक बन पाए, वो थर्ड स्टेप। तो हम बढ़ते हैं फिर संरक्षण की तरफ। संरक्षण जो है प्रधानतः पिता की बात हो रही है। पिता संरक्षण में माता पोषण में सर्वाधिक रूप में प्रमाणित होते हैं अथवा होना चाहते हैं। संतान का संरक्षण शरीर और मानसिकता के अर्थ में स्पष्ट है। संरक्षण का प्रधान कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कार, संस्कृति सभ्यता, आचरण और मूल्यों का आस्वादन, यह प्रधान मुद्दे हैं। तो ये बातें तो अपनी हो ही गई कि माता प्राकृतिक रूप से पोषण प्रधान है और पिता संरक्षण प्रधान है ना? और पोषण की तरह संरक्षण भी शरीर और मानसिकता दोनों के अर्थ में स्पष्ट है। और संरक्षण में हम किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं? मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा संस्कार पे भी ध्यान दे रहे हैं कि सही शिक्षा मिलना है ना, सही संस्कृति सभ्यता, मानवीय आचरण और मूल्यों का आस्वादन, ये सारे मुद्दे। तो ये सब अभिभावक कब दे पाएंगे? अभिभावक जितना जागृत रहते हैं उसी के अनुरूप संतानों की सर्वतोमुखी संपदा का संरक्षण होना सहज। शरीर का संरक्षण अभ्यास से, संतुलित आहार योजना से, रोग निवारण उपायों से संभव हो पाता है। और मानवीय संस्कारों से, मानवीय शिक्षा से, मानवीयतापूर्ण आचरण से मानसिक संरक्षण सहज ही हो पाता है। तो अब माता पिता अगर तय कर रहे हैं कि बच्चों को कैसा शिक्षा संस्कार देना है ना, उसको करंट एजुकेशन देना है या वो करंट एजुकेशन में कोई गैप है या शिक्षा संस्कार को पूरा करना हमारी भी जिम्मेदारी है, न केवल समाज की। हम मिलकर कैसे शिक्षा में वो विकल्प को तलाश कर उसको पूरा करके कोई व्यवस्था का स्वरूप निकाले, ये जिम्मेदारी लेना है ना। अगर हम संस्कृति सभ्यता की बात करें, है ना, कल आप लोग ने बहुत सारे ऐसी बातें बोली थी कि समाज में हम सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। तो उसका बहुत सारा भाग संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर अपन संस्कृति शब्द को लें, आज की तारीख में हम जो कलाएं हैं जैसे कि संगीत है या काव्य साहित्य है, चित्रकला, मूर्ति कला, ये सबको हम संस्कृति का भाग मानते हैं, ठीक है। और उसकी क्रियाओं को क्या किस रूप में देखते हैं कि हम किस तरीके से त्योहार मना रहे हैं या किस तरीके के गाने गाते हैं या डांस करते हैं या कैसे उत्सव मनाते हैं, है ना। ये सारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बोलते अपन, है ना। तो उस अर्थ में अपन उसको देखते हैं। अभी की संस्कृति में आप देखो, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि ये या तो लाभोन्माद की तरफ या तो भोगोन्माद की तरफ या तो कामोन्माद की तरफ बच्चों को लेकर जा रही। मतलब वो गाना बजाना, त्योहार मनाने का तरीका, सब चीज, है ना। जैसे 56 भोग बनाना, ये क्या है? ये भोगोन्माद ही तो है ना। टाइम बे टाइम प्रोग्राम होना, लेट नाइट प्रोग्राम होना, सब किस में आएगा? ये सब असंतुलन है। उसी तरह जिस तरह के गीत है, जिस तरह का डांस है, वो सब कामोन्माद की तरफ। तो ये सारी संस्कृति अगर हम दे रहे हैं अभी, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे संरक्षण की? सभ्यता की अगर हम बात करें तो हमारा व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना, मानवीय व्यवस्था में जीना और मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करना, उसको हम सभ्यता बोलेंगे। अभी तो कोई मानवीय व्यवस्था नहीं है, अभी तो हमारे अंदर ही अंतर्द्वंद है। अभी तो हम परिवार में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अभी तो हमारा मतलब बाहर का तो जाने दो, पारिवारिक कार्यक्रम में भी हम कैसे बिहेव करते हैं हम पता ही है सबको। तो ये जो अपन फिक्र कर रहे थे ना कि बच्चे को हम बाहर से कैसे संरक्षण प्रदान करें, तो एक तो आप ये अपनी बात हुई कि वो समझदार होगा तो उसको क्या सही क्या गलत की पहचान होगी और वो अपने आप को वो सब चीजों से बचा के रखे। पर कितना, अगर वातावरण पूरा उसी से भरा पड़ा है तो कैसे करेगा? मतलब समाज में व्यवस्था भी हमारी जिम्मेदारी है, शिक्षा संस्कार सही होना भी हमारी जिम्मेदारी है, मानवीय संस्कृति भी हमारी जिम्मेदारी है, मानवीय परंपरा स्थापित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर अभी हम क्या करते हैं?
हमने कहीं एडमिशन करा दिया, वो स्कूल करेगा शिक्षा का काम, है ना। या समाज में जो समाज के धारक वहां किसको हम मान के चल रहे हैं जो समाज में सब सुधार लाने वाले। ये संरक्षण की हमारी चाहना है, बच्चों के लिए हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसमें हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे। आप लोगों को क्या गैप्स दिखते हैं, आप शेयर करिए प्लीज। दीदी मैं शेयर करती हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन भी है। बिल्कुल ध्यान जा रहा है, आप जो कह रहे हैं कि अभी बाहर की तरफ ध्यान ज्यादा है, लेकिन परिवार में, घर में खुद से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रॉन्गली बच्चे के अंदर जा रहे हैं। हम भी अननोइंगली उसको कर रहे हैं, बच्चे के अंदर वो जा रही है। जिन चीजों पर करने के बाद ही से ध्यान जाता है तो उनको ठीक करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो अभी परिवार में जैसे सारे लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं और भी जिस तरीके का एक लाइफस्टाइल है, रूटीन है, तो सारे लोगों को अभी वो क्लिक नहीं करता होता है कि इससे बच्चे के अंदर या और बच्चों के अंदर गलत जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम नहीं करते हैं तो वो भी फिर परिवार में विरोध होता है कि भाई इनको तो अलग से ही कुछ समझ में आ गया और कुछ अलग ही करना है, ये नहीं करना है अभी। तो ऐसे में फिर ड्यूअल मतलब हमारे लिए भी वो हो जाता है, करना पड़ता है हमारे लिए कैसा हो जाता है, और नहीं करते हैं तो फिर परिस्थिति थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है। तो इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल सही। तो अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि अब तक तो हमारा ध्यान ही नहीं था कि जैसा हम कर रहे हैं या जैसा वातावरण है परिवार में या समाज में वो गलत है। हमने तो ये भी नहीं देखा, सोचा था ना उसके बारे में, वो भी दृष्टि नहीं विकसित हुई थी ना हमारी। वो तो आज हमको सूचना मिली है तो हमको पता चल रहा है कि ये तरीका जो अभी चल रहा है हमारे ही घर में, समाज में, वो हमारे लिए भी उचित नहीं है और आगे की पीढ़ी के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि हम उसके कारण बहुत सारा अव्यवस्था को देख रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे ही द्वारा तो समाज में है ऐसा। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो हम ना परिवार को ब्लेम कर सकते हैं ना समाज को ब्लेम कर सकते हैं। तो वो बहुत ही स्मॉल स्टेप्स होंगे, जैसे आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको कुछ क्लिक कर रहा है, आप सहमत हो रहे हैं, आपकी स्वीकृति बन गई है ना। उसी तरह धीरे धीरे परिवार में, समाज में, अपने ही फ्रेंड्स के साथ, अपने ही परिवारजनों के साथ, यदि हम शिष्टता पूर्वक बहुत दीदी मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है क्या? जी जी आ रही है बहन जी। आपका थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं चानी बहन, उनका हो सकता है कनेक्शन खराब। ओके। हाँ, तो बहन मैं ये कह रही थी कि ये सूचनाएं हमको अभी मिली तो हमको पीड़ा हो रही है कि ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी परिवार में और समाज में अनेक लोगों को इसकी सूचना भी नहीं है ना। तो जिस तरीके से हम आपका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, पूरे पेशेंस के साथ में, उसी तरह हम अपने परिवार में, हमारे मित्रजनों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ धीरे धीरे संवाद कर सकते हैं, स्नेह पूर्वक, है ना, बहुत शिष्टता के साथ में। ग्रेजुअली उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए और सब मिलके प्रयास करेंगे। तो अभी हम ब्लेम नहीं कर सकते, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, है ना। हम ये बात कर सकते हैं, हमारा ध्यान अभी गया है, पर हम सबको इसके ऊपर मिलकर कुछ सोचना चाहिए, हम सबको एक एक स्टेप लेना चाहिए। इस तरीके से आप प्रस्ताव दे सकते हैं कि देखो भाई, मैंने ये शिविर किया, यहाँ पर ये बात सुनी, मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पर जीवनोदय शिविर होता है, मुझे लगता है कि हमारे परिवार के सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, है ना। हम और अच्छे से जी पाएंगे जैसा अभी जीते हैं उससे। तो ये प्रस्ताव के साथ में ये बातें मल्टीप्लाई होंगी और लोगों को भी स्वीकृत होगी, तब फिर ये संभव होगा कि हम व्यवस्था को स्थापित करें। तो वो इट्स टाइम टेकिंग, बट वी शुड नो आवर अप्रोच। मेरी बात पहुंची आप तक? जी दीदी। और अभी तो हमको अव्यवस्था को भुगतना ही पड़ेगा, है ना। मतलब केवल मुझे पता चल जाने मात्र से सब चीजें ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। आई विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, मुझ में भी, है ना। आप खुद भी देखते होंगे
कि आपके अंदर में भी अभी कितनी सारी चीजें, ऐसी आदतें होंगी जो आपके खुद के लिए अच्छी नहीं है, बट अगर आपको खुद के ऊपर भी काम करना है तो इट टेक्स टाइम, बच्चे के ऊपर भी काम करना है तो इट टेक्स टाइम, परिवार के साथ करना है तो भी इट टेक्स टाइम। पर वो पूरे में निरंतरता किस बात की बना के रखनी है? स्नेह और पूरकता, है ना, कि हमें एक दूसरे का पूरक होना है। जो चीज हम खुद के लिए चाह रहे हैं अच्छा, उसमें कैसे हम एक दूसरे का सहयोग कर पाए कि वो हम एक दूसरे को हेल्प करके अपना ही विकास कर और साथ साथ आगे बढ़ पाए। बिल्कुल दीदी। और भी बहनें प्लीज शेयर करिए ना। रजनी बहन, कविता बहन, सुनीता दीदी, वंदना बहन जी, वंदना साहू बहन जी। अगर मैं शेयर करूं चानी बहन, हाँ जी तो जरूर। एक बात जो मेरे को ध्यान में गई इसको पढ़ के, कि जैसे अभ्यास भी जरूरत है। जैसे लास्ट लाइन में, लास्ट पैरा में लिखा है, शरीर संरक्षण अभ्यास से, संतुलित आहार योजना से और रोग निवारण उपायों से संभव हो पाता है। तो तीनों चीजों की आवश्यकता है। एक रेगुलर में अभ्यास, और एक प्लानिंग में योजना भी हो, अपना आहार के बारे में, आहार आवास दोनों का की योजना भी हो, प्लानिंग भी हो, और सिचुएशन वाइज अगर रोग हो जाता है तो उसके निवारण के लिए उपायों को की भी आवश्यकता है शरीर संरक्षण में। अभी हम शरीर संरक्षण और पोषण से संबंधित और भी बातें डिस्कस करेंगे आगे, पर एकदम ठीक बात है, ये तीनों आवश्यक है। आप सभी चुप रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि या तो आपको ये सेशन बोरिंग लग रहा है, या तो भारी लग रहा है, या तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और अगर आप एक दो बातें भी शेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम ठीक जा रहे हैं। दीदी आप इतना अच्छा बोल रहे हैं ना कि मन हो रहा है सुनते रहो, बोरिंग नहीं लग रहा। हाँ दीदी, लेकिन डायरेक्शन मिलती है, तो आप भी शेयर कर लीजिए। दीदी थोड़ा सा और सुन लेती हूँ फिर शेयर करती हूँ। जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये संरक्षण के लिए, नमस्ते दीदी। इसमें जो शरीर संरक्षण की बात हो रही है पिता से, ये तो बहुत ही अच्छा है। पिता हर तरीके से मतलब संरक्षण के लिए रहते ही हैं, मतलब मीन पोषण के अर्थ में, आर्थिक अर्थ में, और बच्चे को शुरू से एक सेकेंड, मेरे साथ छोटी बच्ची है। कोई बात नहीं, देखिए। जी जी। और अपने विद्यालय में तो ये बहुत ही अच्छा है कि हर छोटे क्लास से औषधि और ये जो चैप्टर्स हैं, ये अपने को घर के नुस्खों से जो शरीर का हम संरक्षण कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें बच्चे को बहुत जल्दी आ जाती है कि हाँ सर्दी खांसी है तो मम्मा ये दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब ये जब हमें लगता है कि हमें बहुत बड़े होने के बाद ये सारी बातें पता चली थी या दादी नानी की कहानियां थी ये, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी ये चीजें पता चल रही है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो जैसे बच्चे अपने आप ही कर लें, ये उनको इस ढंग से ही तैयार किया जा रहा है। तो ये संरक्षण शरीर के लिए ये बहुत अच्छे से उठाया जा रहा है। और बाकी तो संरक्षण को अगर हम खाली शरीर के अर्थ में देखें तो ये है, और अगर हम मानसिक अर्थ में देखें तो मानसिक संरक्षण तो हमको बहुत तरीके से करना पड़ता है। अभी जैसे इस विद्यालय में बच्चा बहुत ही संरक्षित है मानसिक अर्थ में, क्योंकि उसको वो वातावरण, मतलब जो वातावरण उसको मिल रहा है टीचर्स का,
साथ में सहपाठियों का, और फिर क्योंकि टीचर्स भी पेरेंट्स को उसी ढंग से वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, उनको वो समझदार बनाना चाह रहे हैं, तो हर जगह उसको वही वातावरण मिल रहा है, वो बहुत ही संरक्षित है। तो ऐसा संरक्षण उसको हमेशा मिलता रहे, या फिर उसका मेंटल स्टेटस उस संरक्षण में रहे, ताकि अगर ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो भी वो अपना वातावरण उस ढंग से बना ले। मुझे लगता है ऐसी ही तैयारी हमें करनी है, क्योंकि हर समय हम उसको अनुकूल वातावरण रहेगा ऐसा बोल नहीं सकते, बट हाँ उसकी तैयारी रहे, वो अपने आप को संरक्षित कर ले, क्योंकि कब तक उसको गार्ड कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है सही मायने में ये संरक्षण होगा मानसिक, कि उसकी तैयारी हम पूरी कर पाए। तो जो जी बहन, आपने जो कहा कि वो मानसिक रूप से संतुलित रहेगा, उसके विचार संतुलित रहेंगे, वो नियंत्रित होगा, तो वो सुरक्षित रहेगा, ये एक उसकी बात हुई, है ना। पर जी वो जिस समाज में उठता बैठता है, जिनके साथ में अकेले तो नहीं रहता कोई भी बच्चा, है ना, दूसरे बच्चे हैं, दूसरे परिवार हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होना है, इसलिए हमको संस्कृति सभ्यता पे भी काम करना पड़ता है। इसलिए हमको हमारा परिवार, अनेक परिवार समूह, और धीरे धीरे उसको शिक्षा व्यवस्था के थ्रू पूरी ही समाज व्यवस्था में लाने के लिए भी कुछ भागीदारी करनी होगी, ताकि वो जहां भी जाए सुरक्षित रहे। मतलब अपने कर्मों से, अपने विचारों से तो रहेगा ही, अपने व्यवहार से तो रहेगा ही, लेकिन रिटर्न में भी हम चाहेंगे ना कि हर जगह उसको वैसा ही वातावरण मिले। जी तो हमको मल्टी डायमेंशन में काम करना होगा, है ना। बच्चे के आचरण के ऊपर भी काम करना होगा, बच्चे की शिक्षा संस्कार के थ्रू, और समाज में भी व्यवस्था में भागीदारी। जी 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 बहुत अच्छी शेयरिंग थी बहन आपकी, ऐसे ही खुल के बोलो सब, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और कोई बहन कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे साथ एक भाई जी भी हैं शायद, अंकित प्रजापति। भाई जी आप भी हाँ शेयर हाँ कर सकते हैं। हाँ जी, सॉरी, मैं भाई जी भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम नंबर में हाँ हाँ बहनें। बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं अभी बाहर हूँ तो मैं खाली सुन पा रहा हूँ, है ना। मैं बाहर आया हूँ इसीलिए, तो मैं खाली सुनने का भी कर रहा हूँ दीदी। ओके, ठीक है। शैलेंद्र भाई जी ने शायद हाथ उठाया है, रेज्ड हैंड एट शो। जी जी जी, शैलेंद्र भैया वेलकम। मैं जब कल आपकी बात सही है, जब मैं ये जो मैं देख रहा था कि इसमें ज्यादातर बहन लोग हैं, दीदी हैं, तो एक्चुअली मेरे से एक दो लोग ही रहते हैं, और तो इसमें मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा जिम्मेदारी माँ की ही रहती है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन तक के भाई जी। आगे आप भी ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि जो मिडिल स्कूल है ना, उसमें फिर अध्यापकों की ज्यादा आवश्यकता है। ये क्या है कि बच्चे माँ के साथ सहज होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए प्राइमरी तक के, जहाँ पर पोषण वाला भाव, मातृत्व वाला भाव अधिक हो, है ना, ताकि वो थोड़ा फ्री फील करे, अपनी बात को रख पाए, है ना। आई थिंक मेरा इसमें ये सोचना है कि विद्यालय में भले ही फीमेल टीचर्स होती हैं, लेकिन परिवार में तो पिताजी जो हैं वो मतलब उतने ही क्लोज होते हैं जितना माता होती है। भले 2 साल 3 साल तक माँ प्रधान रहती है, लेकिन पिता को भी इस चीज मतलब मेरे बच्चे का साइकोलॉजी क्या है, फ्यूचर क्या है, डायरेक्शन क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसमें उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए या होते भी हैं, है ना। विद्यालय एनवायरनमेंट तो जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा इस एज ग्रुप के लिए वो है कि फीमेल है। हाँ, मतलब जैसे विद्यालय में जो अब विद्यालय में जो अभी संज्ञा दी है, वो माँ के जैसी दी है,
अध्यापक हो, माँ जैसी होगी, इसलिए बच्चा स्कूल जाएगा, इसलिए वहाँ सही संरक्षण हो पाएगा, उसका सही शिक्षा हो पाएगी। ये एक बात मेरे को समझ में आ रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि लिंक हो रहा था कि जो माँ है ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हाँ जी भाई जी, वो और ना ये बात भी वैसे देखा जाए तो जागृति तक के की है ना। एक बार जब हम सभी भाई बहन जागृत हो जाएंगे, फिर ये भेद नहीं बचेगा कि पोषण केवल माँ ही करती है या संरक्षण केवल पिता ही करते हैं। जैसे अभी भी हम बोल रहे हैं कि माता पोषण प्रधान है लेकिन संरक्षण भी करती है ना। ममता मूल्य जो है वो पोषण प्रधान है पर उसमें संरक्षण भी है। उसी तरह पिता से जुड़ा हुआ जो वात्सल्य मूल्य है वो संरक्षण प्रधान है लेकिन उसमें पोषण वाला भाग भी है। तो जो भी पिता या माता अपने दायित्व कर्तव्य को अच्छे से समझते हैं, वो बच्चे के लिए हर संभव चीज को करेंगे। फिर उसमें ये नहीं रहेगा कि भाई ये वाला पार्ट तो तुमको ही करना है, इसको तो तुम ही देखो। ऐसा ना पिता बोलेगा ना माता बोलेगा, जो सामने होगा वो उस काम को पूरा कर देगा। अच्छा दीदी, यहाँ पर एक बात और दिक्कत दे रही थी कि यहाँ पर एक मिसिंग हो रहा है, जो इसको बोलते हैं ना सर्वतोमुखी संपदा। ये मिस हो गया है। मतलब करने के तो सभी कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट अपने अपने लेवल से, लेकिन हम लोग इस वर्ड को भूल जाते हैं। सर्वतोमुखी संपदा का मतलब सर्वतोमुखी समाधान शब्द को हम आगे पढ़ेंगे, और अभी जो आपने पढ़ा वो सर्वतोमुखी संपदा इस स्लाइड में पढ़ा। पर जो अपने अभिभावक की परिभाषा में बात है अभ्युदय की, उसका अभ्युदय का अर्थ है सर्वतोमुखी समाधान। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, और डायमेंशन भूल जाते हैं हम। ऐसे पढ़ा ही रहे हैं या तो फिर उसको खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा एक दिक्कत आ रही है। तो बच्चे के सभी आयाम पे ध्यान देना है, उसकी बात हम बिल्कुल करेंगे। अभी तो हम इसको समझ ले कि पोषण और संरक्षण को भी हम पूरा समझे हैं कि नहीं, उसको भी ठीक तरीके से कर पा रहे कि नहीं, इसके ऊपर अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसको तो अपन बेसिक मान के चल रहे थे ना कि ये तो हम करते ही होंगे। ठीक, ओके, चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। पोषण संरक्षण का अभी हमने दर्शन क्या बोल रहा है उसको समझने का प्रयास किया, उससे रिलेट करने का, खुद को कनेक्ट करने का, है ना। अब हम व्यवहारिक रूप में क्या क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, इसको हमको जांचना है। ठीक है, लेट्स चेक एंड evaluate our current state. Do we know what is good health? Do we have the sense of lifetime stages, sense of seasons, sense of daily routine, sense of natural ingredients and balanced diet, sense of cooking methods, sense of food combining, sense of right utensils and containers, sense of accommodation, sense of clothing? Do we practice health discipline? Are we aware of mental well-being? ठीक है, ये सब चीज में हम खुद को जांचेंगे। आप सब रेडी है खुद की स्कैनिंग के लिए? कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ जी। मैं कह रही हूँ, लगता है कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे हम ही खुद को करेंगे ना, दूसरे सही कोई बात। क्यों करे। हम ही अपने आप को जांच पर रख के ठीक कर लेते हैं, बाहर ना जाना पड़े भाई। जी, पूजा, अंजू दीदी। नहीं रेडी है दीदी, बिल्कुल। ओके कूल, चलो मैं मान लेती हूँ कि सभी बहनें रेडी है। आप लोग बीच बीच में कुछ तो हिंट दे दिया करो। तो सबसे पहली बात जो है कि डू वी नो व्हाट इज गुड हेल्थ, उसको हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, स्वस्थता की पहचान आयुर्वेद की दृष्टि से। ठीक है, अब आयुर्वेद किस चीज को स्वास्थ्य बोल रहा है या आरोग्य बोल रहा है, स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा दी है उसको पढ़ते हैं। तो उसमें एक परिभाषा का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के दोष वात, कफ और पित्त समान हो, अग्नि सम हो, 7 धातुएं भी सम हो तथा मल भी सम हो, शरीर की सभी क्रियाएं समान क्रिया करें, इसके अलावा मन, सभी इंद्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। यहाँ सम का अर्थ संतुलित है, न बहुत अधिक न बहुत कम। ठीक है, ये परिभाषा में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। कुछ टेक्निकल वर्ड्स है ना जिसमें, जैसे इसमें ये वात, कफ, पित्त, दोष की बात है
है ना, जिससे हर कोई उतना रूबरू नहीं होता। ठीक है, इसलिए एक और परिभाषा है, वो भी आयुर्वेद की ही काश्यप संहिता की है। इसको हम सिंपली समझ पाएंगे, इसको हम आसानी से जांच पाएंगे। तो भोजन करने की इच्छा अर्थात भूख समय पर लगती हो, भोजन ठीक से पचता हो, मल मूत्र और वायु के निष्कासन उचित रूप में होते हो, शरीर में हल्कापन एवं स्फूर्ति रहती हो, इंद्रियां प्रसन्न रहती हो, मन की सदा प्रसन्न स्थिति हो, सुख पूर्वक रात्रि में शयन करता हो, सुख पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में जागता हो, बल एवं आयु का लाभ मिलता हो, जिसकी पाचक अग्नि न अधिक हो न कम, उक्त लक्षण हो तो व्यक्ति निरोगी है, अन्यथा रोगी है। ठीक है, तो इसमें अपन सिंपल वे में जान सकते हैं कि हमको भूख लग रही है कि नहीं, समय पर लग रही है कि नहीं, खाना पच रहा है कि नहीं, पेट ठीक से साफ हो रहा है कि नहीं, है ना, शरीर में स्फूर्ति बनी हुई है कि नहीं, हमारा मन प्रसन्न रहता है कि नहीं, हम सारी इंद्रियों से ठीक से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, कहीं दर्द तो नहीं है ना, रात को नींद ठीक से आ रही है कि नहीं, नींद पूरी हो रही है कि नहीं, सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस है कि नहीं है, समय पर उठ पाते हैं क्या, जब हमको उठने की आवश्यकता है, मुझे कुछ काम है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ऐसे तो हालत नहीं है हमारी, है ना। और पाचक अग्नि ना अधिक होना कम का रिलेशन भी वैसे भूख और हमारा खाना पचाने की शक्ति को लेके ही बात है कि वो भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सब कुछ अगर ठीक हो रहा है मोटा मोटा तो हम निरोगी है, अन्यथा रोगी है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब अपने अपने में जांच ही सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज में हमको दिक्कत है आज की डेट में, तो हम उसको मतलब छोटी मोटी बात है तब तो घरेलू उपचार से ठीक कर लेते हैं, पर यदि ये कोई लॉन्ग टर्म चीज हो गई है, सपोज भूख नहीं लगना हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो गई है, या नींद नहीं आना, या पेट ठीक से साफ नहीं हो पाना, या सुबह उठने में कोई तकलीफ है, या शरीर में कोई दर्द बना हुआ है, कुछ भी ऐसे लक्षण यदि हो तो हमको उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको हमें वैद्य को या जो भी आप आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, जिस भी पैथी में बिलीव करते हो उसमें आपको इसका मतलब निदान ढूंढना चाहिए। ये उपाय हमको करने चाहिए, यूजुअली हम इसको निग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये था आयुर्वेद की दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है हेल्थ को लेके। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ठीक है, तो आयुर्वेद ने भी मन की प्रसन्नता की बात की, और हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहा है कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो वो भी केवल फिजिकल वेलबींग को अच्छी हेल्थ की कैटेगरी में नहीं गिन रहा है, या वो ये नहीं बोल रहा है कि इट्स मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इन अवर, है ना। तो हम कोई रोग ना हो वो भी आवश्यक है, और मेंटली और सोशली भी हम स्वस्थ हैं ये भी आवश्यक है। ये मतलब मॉडर्न मेडिसिन भी बोल रहा है। तो दोनों से हमको पता चल रहा है कि आयुर्वेद भी मन की प्रसन्नता की बात कर रहा है, मतलब वो भी शरीर से ऊपर भी स्वस्थता की, मानसिक स्वस्थता की भी बात कर रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानसिक स्वस्थता की भी बात कर रहा है। तो ये खुशी की बात है कि भाई हर कोई इसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा, भले कंप्लीट नहीं पर दे रहा है। तो 1948 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी ऊपर वाली। 1986 में उन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन किया उसमें कि हेल्थ इज अ रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। हेल्थ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज as well as physical capacity. So this means that health is a resource to support an individual's function in wider society rather than an end in itself. A healthful lifestyle provides the means to lead a full life with meaning and purpose. तो कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने इस बात को भी पहचाना कि सिर्फ स्वस्थ रहने से कुछ नहीं होगा। स्वस्थता तो एक रिसोर्स है जिससे हम आगे और बहुत कुछ सोशल काम, हम अपने पर्पस को, अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए हम मतलब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नॉट मतलब जैसे अगर हम स्वस्थता की बात करें, आप स्वस्थ हैं और आपकी स्वस्थता का लाभ क्या है, यदि आप स्वयं व्यवस्था में जी रहे हैं उतने से ही पूरा हो जाएगा, या आपके इंटरेक्शन से बाकी कहीं भी कुछ पॉजिटिविटी आए। तो इस अर्थ में
अच्छा लगा कि WHO ने भी दोनों बातों को पहचाना, मेंटल हेल्थ को भी, फिजिकल हेल्थ को भी, प्लस कि हेल्थ एक रिसोर्स है, जैसे एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन हमारे लिए साधन है ना, ताकि हम वो सारा कुछ कर पाए जिससे हमारी उपयोगिता को भी हम समाज में लगा पाए। अब हम देखते हैं कि मध्यस्थ दर्शन हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में कहा कि जागृति, सहज अभिव्यक्ति योग्य शरीर। जैसे कल हमने बोला कि हमारी समझ के पूरे होने को हम जागृति बोल रहे हैं। अब समझ के पूरे होने के लिए आपको अपने शरीर को तो लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आप बैठ के वर्कशॉप कर रहे हैं, है ना, कभी आप 7 डेज का वर्कशॉप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आपको बैठ के पढ़ना है, आप 2-3 घंटा बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, उसमें फोकस करना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, तो पढ़ने लिखने में भी आप मतलब आपका शरीर साथ देना चाहिए कि आप पढ़ लिख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आप जो कुछ भी गृह कार्य कर रहे हैं उसको भी आप कर पाए, फिर जो आप पढ़ लिखे हैं, समझे हैं, उसको आप जीने में ला पाए, उसके लिए भी आपको स्वस्थ शरीर चाहिए। तो जो भी आपने समझा है, सीखा है, उसको जीने में, उसको करने के लिए शरीर जो है एक माध्यम है, और उसको स्वस्थ रखे बिना हम अभिव्यक्त नहीं हो सकते। जो भी आपने समझा है उसकी अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा ही हो रही है, जो भी आपने सीखा है उसकी अभिव्यक्ति भी शरीर के द्वारा हो रही है, जीने और करने के रूप में, है ना। तो जागृति, सहज अभिव्यक्ति योग्य शरीर का मतलब वही है कि हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्शन इसलिए भी आवश्यक है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके बिना। Body is able to function as per the need of the conscious जीवन for जीवन's awakening and its evidence। ये जितनी भी अभी हम मानसिक पक्ष की बात कर रहे थे, वो हमारा कॉन्शियस सेल्फ जो है ना, एक तो हुआ बॉडी, और जितना भी अपन ने अभी मन की बात की, या जहां जहां भी हमने बोला ना, पोषण में भी कि मानसिक पक्ष भी है, संरक्षण में भी बोला मानसिक पक्ष भी है। तो ये मानसिक पक्ष किससे जुड़ा हुआ है? वो तो कोई हमारा हाथ पैर मुंह ये सब नहीं है। दैट इज नॉट जस्ट अ सेंस ऑर्गन और फिजिकल ऑर्गन। जो अभी आप सोच विचार कर रहे हो, जो अभी आप विश्लेषण कर रहे हो, जिस निष्कर्षों पर, वो सब मानसिक जो क्रियाएं हैं, वो आपके कॉन्शियस सेल्फ से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको हम जीवन बोलते हैं। जैसे आपने जीवन विद्या शिविर सुना है, तो वो जीवन शब्द जो है वो मेरा कॉन्शियस सेल्फ है ना। दैट इज नॉट द फिजिकल पार्ट ऑफ मी, दैट इज द कॉन्शियस सेल्फ। तो ये जो शरीर है वो जीवन के, जो जीवन जैसा चाहता है, जैसे मैंने बोला कि पढ़ना चाहता है तो शरीर को पढ़ने में लगा सके, श्रम करना चाहता है तो श्रम करने में लगा सके, सेवा करना चाहता है तो सेवा करने में लगा सके, कोई भी चीज का अभ्यास करना चाहता हो तो उसमें लगा सके। ऐसा शरीर होने की आवश्यकता है कि नहीं, जिसको हम अपने अनुरूप लगा पाए, जिसमें हम लगाना चाहते हैं। हाँ दीदी, हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, तो हेल्दी बॉडी वो है जो जीवन के अनुरूप चल पाए ना, और हम जीने में प्रमाण दे पाए। ठीक है, तो द रोल ऑफ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सूटेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड एंश्योर दिस। तो हमारे शरीर के लिए जो अनुकूल है, जो सूटेबल है, जिससे हम अस्वस्थ नहीं होंगे, उसको हमें समझना होगा और उसको हमें एंश्योर करना होगा। व्हाट इज द हिंदी वर्ड शीला दी? एंश्योर का दीदी सुनिश्चित बोलेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू। तो हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी अनुकूल है उसको हमें सुनिश्चित करना होगा समझकर। ये है स्वास्थ्य का जो संयम वाला पार्ट, जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं संयम। ठीक है, तो ये शरीर स्वास्थ्य को लेके बात थी और स्वस्थ शरीर की बात थी। उसी तरह मना स्वस्थता हम किसको बोलेंगे? जागृति को, हमारे समझ के पूरे होने को, अनुभूति होने को, प्रमाण प्रस्तुत करने को, है ना, और वो समाधान के रूप में। तो हमारी जो मानसिकता है वो अनुभव के बेसिस पे हो और हम सर्वतोमुखी समाधान को अभिव्यक्त कर पाए अपने जीने में, उसको मनस्वस्थता।
इसको सर्वतोमुखी समाधान को हम आगे समझने वाले हैं, इसलिए अभी टच नहीं करते। उसी के इंग्लिश में भी उसको पढ़ लेते हैं कि मेंटल वेलबींग इज आवर अवेकनिंग, रेजोल्यूशन, आवर मेंटालिटी बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एंड एविडेंस ऑफ रेजोल्यूशन इन ऑल डायमेंशन। ठीक है, तो अभी हमारी जो अप्रोच है ना भोग और बहुभोग की, मतलब कम ज्यादा होगी। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि हर कोई बहुभोग या भोग में लगा हुआ है, पर जो भी अभी एक जनरल अप्रोच है भोग और बहुभोग की, उससे मनुष्य जो है वो स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है और ना हो सकता है। यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान करता है। आज यदि हम कुछ भी करना चाह रहे हैं और उसको करने में असमर्थ है अस्वस्थता के कारण, तो ये हमको बहुत तकलीफदायक बात लगती है। और इस कारण से भी हमको लगता है कि हमको अब अपने विचारों में कुछ परिवर्तन लाना होगा और हमको अपने जीने में कुछ परिमार्जन करना होगा, नहीं तो हम केवल सोचते ही रह जाएंगे और ये शरीर यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो कैसे हम अपने आप को शिफ्ट करें, है ना, कैसे हम अपनी आहार विहार सबको सुनिश्चित करें कि हम स्वस्थ रह पाए, उसके ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम जागृति और उसका प्रमाण दे पाए, जागृत हो पाए और जागृति का प्रमाण दे। तो ये दर्शन के हिसाब से बात थी। अब इसको जो मैंने एक बात पूछी कि डू वी हैव द सेंस ऑफ लाइफ टाइम स्टेजेस, सेंस ऑफ सीजन्स, सेंस ऑफ डेली रूटीन, है ना, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। जैसे लाइफ टाइम स्टेजेस की बात है तो एक छोटा बेबी है, उसका आहार कुछ अलग होगा, है ना, उसका हम ध्यान देते ही है कि उसको ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जो उसके लिए सुपाच्य ना हो। ग्रोइंग एज का है तो उसको हम ध्यान देंगे कि हाँ इसको हमको कैसा खाना देना है कि भाई इसकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो। तो हो सकता है कि हम वो मात्रा में भी और ज्यादा प्रोटीन रिच या घी वगैरह हम वो बच्चे को ज्यादा खिलाएंगे, दूध अधिक पिलाएंगे जो ग्रोइंग एज में है ना। उसी तरह अगर हम मैच्योर मिडिल एज में आ गए हैं तो हम अपने खान पान को थोड़ा संतुलित कर लेंगे, वो मात्रा को भी सुनिश्चित करेंगे या ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, है ना, जो हैवी है डाइजेस्ट करने में। और जैसे जैसे आयु बढ़ते जाएगी, मतलब आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे ना तो जो बच्चे होते हैं वो उस समय उनका मतलब कफ पित्त वात ये तीनों का एक बैलेंस वाला बात है कि किस आयु में कफ वाला स्टेज रहता है, किस आयु में पित्त वाला स्टेज रहता है और किस आयु में वात वाला। तो मतलब बच्चों को वृद्धि के लिए ये चाहिए होता है फैट, है। तो उस समय ये बच्चे जो है वो ले सकते, ग्रहण कर सकते हैं उस तरह का आहार। और जो अपना मिडिल एज है उस समय हम पित्त प्रधान होते हैं और जैसे ही हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं वैसे हम वात प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मतलब ये क्योंकि स्वास्थ्य शिविर नहीं है इसलिए इसको ज्यादा नहीं खोल सकते, पर ये एक समझने की बात है, इतना ध्यान आकर्षण कि हमारी जो लाइफ टाइम स्टेजेस है उसके अनुरूप हमको आहार विहार करना चाहिए। ये एक समझने की वस्तु है। इसको आप कोई भी स्वास्थ्य शिविर से या कोई भी अच्छी किताब से पढ़कर समझ सकते हैं, है ना, मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक साइकिल हुआ, है ना, लाइफ टाइम स्टेजेस एक साइकिल हुआ, बचपन से फिर एडोलेसेंट एज का, युवा अवस्था का, प्लस मैच्योर उसका एज का और वृद्धावस्था का। उसी तरह एक और साइकिल है सीजन्स का, है ना। तो सीजन्स के साइकिल पे भी हमारा ध्यान रहता है कि नहीं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि हमारे घर में हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के फल आ रहे होंगे मोस्टली। हो सकता है कि कुछ लोग ध्यान देते हैं कि अभी कौन सा सीजन है और किस सीजन की कौन सी सब्जी और कौन सा फल है, तो ये खाएं कि ना खाएं। मैक्सिमम घरों में मैंने देखा है कि टमाटर साल भर उपयोग में आता है। मैक्सिमम घरों में मतलब मिर्ची को भी साल भर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन देखेंगे तो हर सीजन में ना ये कफ पित्त वात दोष बढ़ने घटने का कि कब वो प्रकोपित होगा, कब उसका शमन होगा, है ना, वो सब भी एक पढ़ने समझने की वस्तु है। उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ये नॉन सीजनल चीजों को खाते रहेंगे और वो उस समय नहीं पता चलता उसका इफेक्ट,
मतलब लॉन्ग टर्म में फिर वो कोई रोग के रूप में आता है। तो ये सब एक स्लो पॉइजन की तरह रहता है, जो हमको उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि नॉन सीजनल चीजें खाने से हमारे शरीर में उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना। तो अभी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि थायराइड हो रहा है या अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं जो उतना फ्रीक्वेंट नहीं था पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहले लोग समझ कर सीजनल फूड खा रहे थे, पहले इतना ज्यादा मतलब खेती बाड़ी में भी लोगों ने इस तरीके का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं बना लिया था कि वो हर सीजन में हर चीज उगा पाए। तो उस समय मिल ही रहा था सीजन वाला, तो लोग खा रहे थे। बात तो समझदारी की तब होगी कि साल भर भी हमको सब कुछ उपलब्ध हो, फिर भी हमारे में ये नियंत्रण है, हमारे में ये संतुलन है कि हम सीजनल चीज को खा पाए, हमारे में ये नियंत्रण है और संतुलन है कि हम रीजनल चीजों को खा पाए, है ना। तो ये समझ हमको दिखानी पड़ेगी हमारे जीवन में, ठीक है। ये दूसरा साइकिल हुआ, एक लाइफ टाइम स्टेजेस एक साइकिल हुआ, सीजन का साइकिल हुआ। उसी तरह सेंस ऑफ डेली रूटीन, तो दिन और रात का भी साइकिल है ना। तो इसको भी आप ध्यान देंगे तो किस समय में सोना, किस समय में खाना, किस समय में विश्राम करना, किस समय में व्यायाम करना, इसको भी आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है। और क्यों उस समय सोना आवश्यक है, क्यों उस समय खाना आवश्यक है, क्यों उस समय व्यायाम करना आवश्यक है, ये भी उसका कारण भी बताया हुआ है। ये भी एक साइकिल है ना। तो ये तीनों जो क्लॉक है ना, एक हमारी आयु की क्लॉक, एक सीजन्स की क्लॉक और एक ये डेली रूटीन वाली दिनचर्या की क्लॉक, ये तीनों घड़ी के हिसाब से अगर हम तालमेल बैठा लेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। और इसके साथ साथ आज की तारीख में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमको बहुत सारा रसायन युक्त पदार्थ मिलते हैं, तो वो भी हमको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योर करें। अगर हम उत्पादक हैं तो उसमें भी, या जो उत्पादक ऐसे चीजों का उत्पादन करते हैं उन तक जाना, उनसे वो चीजें प्रोक्योर करना। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जहाँ कहीं भी नेचुरल वे में उगाई हुई, नेचुरल वे में प्रोसेस की हुई चीजें मिल रही है, उसको भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे आहार में बैलेंस डाइट है कि नहीं, उसको भी हमें समझना होगा। हो सकता है कि हम कोई चीज अधिक, कोई चीज कम खा रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं ले रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध ही दूध पीते हैं, उनको खाना ही नहीं खाना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो खाना ही खा रहे हैं लेकिन दूध ही नहीं पीना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीठा ही ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ खट्टा ही ज्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह हमारे में भी कुछ होगा कि हम भी कोई ना कोई चीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, और हम मतलब किसी ने जिम में सुन लिया कि प्रोटीन ज्यादा खाना है तो प्रोटीन के ही पीछे पड़ गया है, कोई कार्बोहाइड्रेट को टोटली निग्लेक्ट कर दिया है। तो कितनी सारी बातें हमको ध्यान देनी होगी इसको लेकर, है ना। फिर हमारा खाना पकाने का तरीके के ऊपर भी बात है कि किसी चीज को हम ज्यादा जला दे रहे हैं, या किसी चीज को कम पका दे रहे हैं, या किसी चीज को फ्राई करने से उसके तत्व खत्म हो जा रहे हैं तो हमने वैसा कर दिया। तो कुकिंग मेथड के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फूड कंबाइनिंग, कि किस चीज को किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है ना। ये भी एक आयुर्वेद में बहुत बड़ा टॉपिक है, विरुद्ध आहार, है ना। जिसमें दो मतलब 10-15 ऐसी बातें जिसको अगर हम समझ लेंगे तो हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड नहीं खाएंगे। जैसे बहुत कॉमन सी बात है कि दूध के साथ नमक वाली चीज नहीं लेना, पर आप देखोगे कि घरों में लोग दूध के साथ नमक वाला पराठा, मिक्सचर सब खा रहे होंगे, चाय के साथ भी खा रहे होंगे, है ना। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजों के साथ में नमकीन चीजें नहीं खानी है। ये एक बेसिक फूड कंबाइनिंग भी हमको नहीं समझ में आती। या अपन व्हाइट सॉस वाली चीजें खा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं। तो ऐसी छोटी 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 बातें हैं जो समझने की है, इसको अपन थोड़ा थोड़ा सा टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर खाना किस तरह के यूटेंसिल में पकाना है। आप सबने सुना होगा कि एल्यूमिनियम इज नॉट गुड, है ना, इट्स कॉजिंग मेनी डिजीजेस, तो उसको वेरीफाई कर लें। फिर हम हमारे लिए कौन सा बर्तन उचित है उसको चुन लें, ठीक है। टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन पहले होते ही नहीं थे, अभी आ रहे हैं, उसमें कुछ तो केमिकल है ही डेफिनेटली, तो वो सब चीजें समझनी पड़ेगी। किस कंटेनर में हम रखें, है ना। हर चीज अभी हमारे घरों में प्लास्टिक में होती है, वो कितना उचित है। उसी तरह अकोमोडेशन में भी, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, घर में धूप आ रही है कि नहीं। अपन बात करते ही है, मतलब आहार से भी आपका पोषण हो रहा है, जल से भी हो रहा है, वायु से भी हो रहा है, धूप से भी हो रहा है, तो वो सब चीज का सही फ्लो है कि नहीं। तो ये पेड़ पौधे हैं कि नहीं, सब ध्यान देने की बात है। कपड़े हम जो पहन रहे हैं, इज इट ब्रीदेबल और नॉट,
है ना? अभी हम कोई भी मटेरियल जाके ले रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या वो क्या है, पढ़ते हैं क्या, है ना? बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे कि ये 100% कॉटन है या खादी है ये वो। दूसरा सब मटेरियल जो है वो ब्रीदेबल नहीं है या शरीर के लिए उचित नहीं है, इस पे कहाँ ध्यान है? या अगर कोई कपड़ा बहुत टाइट है तो वो हमारे ब्लड फ्लो को रोक रहा है, अवरोध कर रहा है, उसके कारण हमारे ऑर्गन्स तक ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उसके कारण हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कमजोर हो रही है। कहाँ ध्यान है हमारा? मतलब कितनी सारी छोटी छोटी बातें हैं स्वास्थ्य को लेकर जो अभी हम एकदम नेग्लेक्ट कर जा रहे हैं बिकॉज हम व्यस्त हैं। ठीक है, अब वो व्यस्तता के बीच भी अगर ये सूचना हम तक आई है ना, हम इस सब को लिख के रख लें, एक एक छोटा स्टेप करके कि भाई पहले चलो अब अपन सीजनल चीजों की लिस्ट बनाते हैं और उसके अनुरूप खाने का प्रयास करते हैं। फूड कंबाइनिंग में हम ये गलत कर रहे हैं, इसको प्रयास करते हैं। भले आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 वर्ष लगे, कितने भी लंबा ड्यूरेशन का एजेंडा बना लो, एजेंडा तो बनेगी इसके ऊपर काम करना। है इसकी आवश्यकता जितनी अभी बातें हुई? बिल्कुल है दीदी, बच्चों तक भी फिर यही ट्रांसफर हो। बोलिए, अब तो आप सब बहनें बोलिए, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ और अब मैं आप सबको सुनना चाहती हूँ कि हम अपने हेल्थ के प्रति कितने जागरूक हैं, नहीं है, और ये सब चीजों की वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं है, और इसके ऊपर समय लगाया जाए कि ना लगाए। दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं अर्चना बोल रही हूँ पुणे से। एक्चुअली मैंने मेरे श्रीमान जी के फोन से ये ज्वाइन किया है, मेरे फोन में थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो मुझे दीदी जैसे कि मैंने बताया था कल कि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो पूरा ये तो था ही कंसर्न कि भाई हेल्थ को कैसे पहले से अच्छा रखा जाए। तो मैंने बहुत सारा पढ़ा मैंने, क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है पता है, जैसे कि ये मेरे साथ का प्रॉब्लम मैं बोल रही हूँ कि हमारे फैमिली में जैसे कि मेरे और शैलेंद्र के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि हमको ऐसे अच्छी आयुर्वेद के हिसाब से लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये आ रहा है कि हमारे जैसे कि एक 3 लोग हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से उन लोगों को हम मानते हैं कि उनको अच्छे से पता पड़ती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे वो लोग कंफ्यूजन इतने सारे हैं कि कौन सा सोर्स एक ये सही माना जाए। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैंने इवन क्या बोलते हैं अष्टांग हृदयम करके एक बुक है जो बोला जाता है कि उसमें हाँ, वो बुक के बारे में मैंने सुना है। हाँ, तो मैंने वो संहिता को पढ़ा है वैसे, और सुश्रुता संहिता को नहीं पढ़ी हूँ, पर ये अष्टांग हृदयम के बारे में सुना जरूर है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, पर उसकी कुछ कुछ बातें सुनी है जी। हाँ, तो मैंने वो भी बुक ऑर्डर की। प्रयास तो वही हमारा अभी रह रहा है कि हम जितना भी हो, क्योंकि देखिए बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, भले अभी वो इतना फॉलो करे कि ना करे, लेकिन हमारी एक लाइफ से जैसे कि हमने, जैसे आप बोलते हो ना कि सीजन वाइज जितना हमको पता चला हम ऐसे ट्राई करते ही फॉलो करने की। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन इतनी सारी अवेलेबल है और सही कौन बोल रहा है। जैसे कि आपने एक नमक, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे आपने नमक की बात की, तो दूध और नमक की साथ में। हाँ, दूध और नमक की, तो अभी उसके अलग अलग 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन मिल रहे हैं। अभी उसमें क्या सही है कि क्या गलत है, वो है ना दीदी, कभी कभी वो समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है कि हम किसको फॉलो करें ऐसा। तो इसमें आप अगर आपका कोई और थोड़ा और ज्यादा कोई है कंक्लूजन कि भाई, तो आप उस तरह से गाइड करें, क्योंकि मैंने उसके वो अच्छे कैसे हम जिए, पानी कैसे पीना है, पानी कौन से बर्तन में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो ऑक्सीजन लेवल उसमें पानी में, तो बहुत सारा ये किए। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत सारे मतलब सारे कौन वैद्य ऑथेंटिक है कौन नहीं है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, है ना। लेकिन जिनको मैं जानती हूँ, जैसे अपने जो आदरणीय बाबा जी हैं, नागराज जी हैं, वो भी वैद्य हैं, उन्होंने भी हमको बहुत सारी बातें बताई हैं, है ना।
उनकी जो बेटी है अम्बा बुआ जी, वो भी नाड़ी परीक्षण करते हैं और औषधि देते हैं और खाने पीने से रिलेटेड क्या उचित है अनुचित है वो बात बता सकते हैं। उनके साथ में साधन भैया जी जो उनके पुत्र के समान ही साथ में ही रहते थे, अभी मानव तीर्थ में है, जो मानव तीर्थ के सारे कार्यक्रम को पूरा मतलब व्यवस्थापक के रूप में वहाँ सब कुछ देखते हैं पूरे दायित्व कर्तव्य के साथ। उन्होंने भी बाबा जी से ही पूरा आयुर्वेद सीखा समझा है और वो भी औषधि भी बनाते हैं और स्वास्थ्य एवं के ऊपर उन्होंने कुछ शिविर भी लिए थे, है ना, जिसको ऑनलाइन ही, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। आप मुझे मैसेज करेंगे तो आई विल शेयर द लिंक विथ यू, है ना। तो जो बहुत बढ़िया ये दीदी। हाँ, तो बाबा जी और वो उनके बेटी जी और साधन भैया जी, ये तो एक डायरेक्ट मैंने आपको बताया। फिर एक और हमारे ही ग्रुप में बाबा जी के पास में शिफाली बेटा जी करके हैं, जो अभी फिलहाल इंदौर में रहती है। वो भी उनके बीए एमएस पढ़ी हैं और बाबा जी के पास 1 साल के लिए रहकर सीख रही थी, समझ रही थी कि क्या है क्या नहीं, है ना? तो वो भी हम उनसे भी आप चर्चा कर सकती हैं, बट आई थिंक अभी आपको अम्बा बुआ जी और साधन भैया से भी काफी सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। धन्यवाद दीदी, क्योंकि जब खास करके बच्चों का आता है ना, तो कैसा होता है कि बच्चे जैसे पूरा दिन खेल रहे हैं, कभी भी उनको भूख लग जा रही है, कभी भी वो आके खा रहे हैं। और जैसे कि मैं हमारे बच्चे दोनों बेटा जी का अभी तक कैसे हुआ था कि 7-10 में उनका ये आ जाता था वैन। तो सुबह सुबह वो उनका वो पूरा साफ हो, पेट साफ होना और वो सभी वो कैसे किया जाए, उसमें भी मैंने बहुत सारा बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी अनआंसर्ड है। तो आपने बहुत अच्छा बताया दीदी। इसमें मैं कुछ ऐड करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि बात शुरू हुई थी अभिभावक के परिभाषा से, मतलब हम एज एन अभिभावक हैं क्या, हमारा रोल क्या है ना। हम पोषण संरक्षण, तो शुरुआत तो ऐसी हुई, हाँ पोषण संरक्षण, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल अग्रीड विद इट रेडिली कि हम लोग पोषण संरक्षण तो करवाते ही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल पोषण कहना पर्याप्त नहीं है, मतलब केवल खाना परोसना है काफी नहीं है। इट्स मोर देन जस्ट गिविंग फूड, है ना। तो उसमें जो दीदी चानी बहन ने पूरा जो डिटेल्स डाले, है ना, कि पोषण में क्या क्या डिटेलिंग आती है, उसके तरफ हमारा ध्यान है कि नहीं, है ना। तो हर पेरेंट में वो नॉलेज भी हो, वो अभ्यास भी हो और वो प्लानिंग भी हो, ये हमारी प्रायोरिटी हो जाए, तब हम एक्चुअल पेरेंट्स, वो जो अभिभावक वाला जो परिभाषा थी, डेफिनेशन था, तब हम उसमें पूरे पढ़ेंगे, है ना। अब डेफिनेटली आज की डेट में जैसा आप कह रहे थे महिमा बहन, कि वी आर नॉट श्योर ना, किसकी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आज दुनिया कह रही है कि घी खाओ, कल कह रहा है, कल कहते थे नहीं खाओ। सो ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन क्या हमारी नॉलेज में, प्रायोरिटी में, हमारे फ्रेमवर्क में ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्या वो है कि नहीं है ना। कि भाई डेली रूटीन भी देखना है, लाइफ टाइम के स्टेजेस भी देखने हैं, एंड मेंटल वेलबींग भी देखना है। तो ये तो एक पूरा साइंस है एक तरीके से। तो हर अभिभावक को इन चीजों में का नॉलेज हो, अभ्यास भी हो, प्रैक्टिस भी हो एंड प्लानिंग भी हो। बस इतना ही मैं कहना चाह रही थी कि इसकी डिटेलिंग में अभी ना जाया जाए, बट इसका जो एक्सपेंस है, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो फैलाव है अभिभावक का होने का, है ना, इस बात को पकड़ा जाए। उस बीच में किसी को अगर कोई समस्या है तो वो बात आई जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी पोषण के मतलब शारीरिक पोषण, मानसिक पोषण दोनों की बात की है इतने देर में, है ना। मानसिक पोषण में अपन ने सारा भाषा का पोषण, नाम का पोषण, है ना, शिक्षा, व्यवहार, आचरण, सब की बात की। और शारीरिक पोषण में भी अभी हम बहुत कुछ निग्लेक्ट करते हैं, उसके ऊपर बात हुई।
क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम बच्चे को कैसे एजुकेशन देंगे या कैसे उसका विकास होगा। तो दोनों को ही हमको ध्यान देना है, उसमें संतुलन बनाना है, इसको हम अपने अंदर स्थिर करें, है ना? और दोनों के ऊपर काम करें। जैसे अभी हम जो शिक्षा संस्कार की वस्तु को समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे, है ना? उसमें भी हमको उतना ही सजग रहना होगा और उसमें भी इतना ही काम करना पड़ेगा। प्लस बच्चा मतलब घर में पोषण और संरक्षण के लिए हम जो काम कर रहे हैं शरीर के लिए, उसमें भी हमको सजगता लानी होगी। तो दोनों ध्यानाकर्षण के बिंदु हैं हमारे लिए। ठीक है? आप सबको कैसा लगा इतना ये दोनों आवश्यकता, पोषण संरक्षण मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से अभी तक जितने भी अपन ने बिंदुओं पे, जितने भी परिप्रेक्ष्यों पे, जितने भी आयामों पे बात की, ये सब आपको लग रहा है आवश्यक है? बिल्कुल दीदी, शरीर के साथ साथ मानसिक संरक्षण भी जरूरी है। और जितनी भी आप बोले हैं बहुत ही पूरी बात से मैं सहमत हूँ और सब बात सही है ना। और बहुत सारी चीजें तो जैसे रहता ही है, हम भी पहले मतलब ऑर्गेनिक नहीं था, अब तो टोटली घर पे समझिए ऑर्गेनिक हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हम खुद में देख पाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता ही है। और डेली एक्सरसाइज करना भी है ना, और आयुर्वेदिक की दवाई लेने तो शरीर मतलब अच्छा रहता ही है। और उसके साथ साथ मानसिक भी संरक्षण होता ही है। तो मतलब ये सब चीज जितनी भी बात बोले बिल्कुल एकदम 100% सही है। और जैसे छोटी छोटी चीजें है, खांसी होती है तो हम घर की वस्तुओं से ही हम ठीक कर लेते हैं, किचन की वस्तुओं से ही। दूध में हल्दी डाल लिए, हल्दी, और खांसी हो रही है तो जैसे शहद और वो ले लिए, काली मिर्ची। तो बहुत सारी चीज़ों से तो हम घर में अपनी मतलब ठीक कर लेते हैं तबीयत वगैरह, और ये तो हम करते ही हैं। और अपन स्कूल में भी यही चीज़ सब बच्चों को बताते ही हैं। काढ़ा भी स्कूल में देते ही हैं सुबह सुबह, और बच्चों को बताया भी जाता है कि सर्दी खांसी ना हो, इसलिए आप लोग को और मौसम के अनुसार काढ़ा हम देते ही हैं, है ना। और आहार कैसा होना चाहिए सब बताते ही हैं। और बच्चे अब तो खुद से ही बोलने लगते हैं, जैसे ही थोड़ी सी चोट लगती है तो अभी स्कूल में बैंडेज लगा लेता हूँ, घर जाके हल्दी और सरसों का तेल लगा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो मतलब है, सब चीज का फायदा तो है ही दीदी सब। जी भाभी जी हमारे बच्चों के साथ में इतना अच्छा काम करते हैं, मतलब शिक्षा वाला तो सारी चीजें देते ही है पूरा रिवीजन करा करा के। और साथ में बच्चे कभी भी ना इनको ये एब्सेंट हो तो उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये एब्सेंट क्यों हो गई है। इनको पूछते हैं कि आप कल क्यों नहीं आई थी। दे शेयर ईच एंड एवरीथिंग दे डू एट होम विद हर। तो सब चीज का चेंज तो करना ही चाहिए। और जैसे आटा की जगह, मैदा की जगह हमें आटा यूज करना चाहिए, है ना। तेल भी एक ही टाइप का नहीं लेना चाहिए, चेंज होना चाहिए। नमक की जगह हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए, है ना। शक्कर नहीं लेना चाहिए, गुड़ यूज करिए। तो ये सब चीज करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम दूसरी चीज पर मन की तरफ फिर ध्यान दे पाएंगे ना, जिस चीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया थी, खूब बढ़िया लगा मुझे कि कुछ अलग हटके चेंज था आपके सब में, है ना। बहुत बढ़िया मतलब था। अपन सब बिंदुओं को जोड़ के चलना चाहते हैं। बात पहले हम अभी पोषण में ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है, तो वो भी निग्लेक्टेड है लाइफ में। यहाँ ध्यान चला जाए अपना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम केवल मानसिक पोषण के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन शारीरिक पोषण को भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसको भी हमको जांच कर स्वीकारना जरूरी है, नहीं तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हाँ, तो जैसे अभी सही हम बात ये वर्कशॉप कर रहे हैं, हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, साथ साथ में हम वो वाले काम को भी पैरेलल चालू रखें। हाँ। और धीरे धीरे अभ्यास से सारी चीजें होने लगती है। शुरुआत में तो सब डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा अभ्यास होएगा सब चीज सरल होने लगता है। बिल्कुल। तो बढ़िया है। ठीक है दीदी, बस इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग रजनी बहन जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने सारी डेफिनेशंस देखी गुड हेल्थ की,
WHO आयुर्वेद और मध्यस्थ दर्शन के रूप में। तो ये समझ आ रहा है कि पहले वाले जो 2 डेफिनेशंस थे और जो मध्यस्थ दर्शन का डेफिनेशन था, उसमें ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की और बहुत दिल से लग गई कि मध्यस्थ दर्शन का जो डेफिनेशन था कि माय बॉडी इज एबल टू डू व्हाट माय जीवन विशेस, मतलब मेरे कॉन्शियसनेस जो करना चाहता है उसमें मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट कर पाए। तो ये बहुत सिंपल और एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट चीज है, मतलब इसमें कहीं भी फिजिकल चीज अलग है या मेंटल चीज अलग है या मतलब स्पिरिचुअल चीज, मतलब ये कुछ अलग नहीं है, ये सब कनेक्टेड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे जीना भी इतना सिंप्लीफाई हो जाता है। अब जी। जैसे आयुर्वेद बोलेगा कि भाई तुम नियमित समय पे खाना खाओ, ठीक है, दैट्स गुड फॉर डेली लाइफ, डेली रूटीन में तो ठीक है। पर यदि आपको आज आवश्यकता पड़ी कि भाई आपको आप बच्चों के साथ में है और बच्चों के साथ में आपको अधिक समय देना पड़ा है आज, तो भूख सहन करने की भी आपकी क्षमता होनी चाहिए ना। मतलब आपका जीवन चाह रहा है कि अभी हमको बच्चों को समय देना है, या कुछ भी मैं अध्ययन कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आई वांट टू एक्सटेंड द टाइम, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, आई वांट कि मुझे श्रम अभी जरूरत है और मुझे ज्यादा समय करना ही पड़ेगा या सेवा करना है, तो मैं अपने बॉडी को स्ट्रेच करूंगी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन ने ये निर्णय लिया है ना, तो जीवन के निर्णय को बॉडी सपोर्ट करे, है ना। तो मुझे भी ये ही ज्यादा सिंपल अप्रोच लगा जीने का, ठीक है। तो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस जो बोल रहा है उसको तो हमने, ठीक है, उसका हम सम्मान कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर दिन उसको निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो यही है कि जैसा हम मतलब हमारे सही जीने के लिए जो आवश्यक है, उस समय हमारा शरीर उस चीज को भी, अगर वो अनुकूल नहीं भी है तो भी उसको सह पाए, ऐसा हमको शरीर तैयार करना, क्योंकि इन शॉर्ट फैक्ट तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। देखो क्या होता है, शेयरिंग से यही होता है, आपने बात करी इसलिए उसके ऊपर और बात हुई और दूसरे लोगों तक भी वो बात गई कि हाँ ये डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड वी उसमें हम फिक्स रिजिड नहीं हो सकते। जो आयुर्वेद बोल रहा है उसमें हम रिजिड नहीं हो सकते, वी कैन बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज जीवन इज द बिगर थिंग। मतलब शरीर से शरीर में जो ये है आपके पास बल या शक्ति है ना, जीवन में उससे अधिक है। तो जीवन तो अक्षय, जैसे आप अभी विचार कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो, उसमें आप कभी नहीं थकने वाले हो विचार करते समय, है ना। यू कैन डू इट कंटिन्यूअसली। शरीर आपका थकता है, ठीक है, बट शरीर को आप अपने जीवन के अनुरूप स्ट्रेच करने में केपेबल हो बिकॉज ऑफ योर अक्षय शक्ति। थैंक यू दीदी फॉर योर शेयरिंग। दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हेलो। हाँ दीदी, तो जो अभी बात चल रही है ना, वो भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया कि ये जो जीवन विद्या के हिसाब से जो डेफिनेशन है ना, वही एक्चुअली ऐसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, आई मीन जो डुएबल है, प्रैक्टिसेबल है। जैसे कि बहुत सारा जब मैंने पढ़ा और ये किया ना, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो वो लाइफस्टाइल उसके हिसाब से फॉलो करना तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल ही है, एटलीस्ट हमारी फैमिली की बात करूँ तो ये जो डेफिनेशन है कि सिर्फ शरीर का पोषण और ध्यान रखने से ज्यादा एक जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो इम्पोर्टेंस हम समझते हैं तो उसके हिसाब से जब हम डिसाइड करते हैं तो हम में और कॉन्फिडेंस आता है, भले ही हम कभी कोई रूल या तो उसके हिसाब से ना चले। तो ये बहुत आजकल हम तो एज अ फैमिली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक दूसरे के संबंध और एक दूसरे के साथ जीना, हंसी खुशी जीना, वो ज्यादा ऐसे जरूरी है शरीर के पोषण से। बिल्कुल सही कहा आपने। पर बाबा जी ने भी हमको थोड़ा बहुत जो भी आहार से संबंधित या विहार से संबंधित जो ध्यानाकर्षण कराया है, उसको वो उन्होंने बहुत रिजिड वे में नहीं, पर मोटी मोटी कुछ बातें कही है जिसको ध्यान देने से हमारे लिए
अच्छा ही है मतलब। तो वो सारा चीज आपको मैंने जो बोला कि वो जो हेल्थ वाला वर्कशॉप है उससे मिल जाएगा। जैसे उन्होंने भी ठीक है। ये प्रायोरिटी में बताया ही था कि हाँ घी इज बेटर देन अदर ऑयल्स एंड ऑल दैट, या बर्तन में भी उन्होंने बताया ही था कि मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है या ऐसा। मतलब जब जब हमने पूछा है तब तब उन्होंने हमको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे गाइड किया है ना। तो ही नेवर सेड कि नहीं ये सब का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ जीवन बड़ी चीज है। और आप मतलब जैसे ये बोल रहे कि आयुर्वेद बोलेगा भाई यही खाना है या वही खाना है, ऐसा खाना है, पर अगर श्रमशील व्यक्ति है तो वो सब कुछ पचा लेगा, पत्थर भी पचा लेगा, ये भी बाबा जी के साथ है ना। हाँ तो एकदम दीदी। हम्म। तो हमको बस एक बैलेंस रखना है कि हम बिल्कुल भी विरुद्ध चीजें ना करें, है ना, लेकिन इतना डर डर के भी ना खाए पिए रहे कि भाई हम मतलब हर समय ध्यान उसी में है कि भाई मैंने ये सुबह ये बनाना था और दोपहर में ये खाना था और शाम में ऐसे करना है ऐसे करना। मतलब जो अध्ययन अभ्यास में के लिए समय नहीं मिल रहा है, श्रम सेवा के लिए समय नहीं मिल रहा है, भागीदारी करने समय नहीं मिल रहा है, और पूरा समय लोग हेल्थ का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक करती हूँ। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये भी जोड़ना चाह रही थी हाँ। कि मान लो हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहे हैं जो कि माननीय है, जैसे योगा कर रहे हैं या कुछ तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, नॉट उस तरह का डाइट बट कुछ रेगुलेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है ना, कोई हमारा परिवार में है या पड़ोसी है या फ्रेंड है या कोलीग है, तो वो वाली बात भी ना हो कि देखो मैं तो कर रहा हूँ तुम गलत हो, वो रिजेक्शन भी ना जाए, है ना। दैट्स अनदर बैलेंसिंग पॉइंट। वो थोड़ा सा आगे की बात है, लेकिन ये इट्स बहुत ऑल्सो सुंदर बात है शीला दी, क्योंकि मैंने देखा ही है कि ये फिर डोमिनेट करते ही है कई परिवारों में। मतलब दोनों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस चीज को ज्यादा महत्व देता है, तो वो ना संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है इस तरह के डोमिनेशन से भी। और ऐसा ही हम बच्चों के साथ भी करते हैं तो वहां पर भी आ ही जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये दूंगी कि जैसे मेरे बेटा जी हैं, वो बहुत छोटे थे, समझो 2.5-3 साल के थे। तो भाई मेरे घर में दादी ने बोला कि भाई उसको रोज खिचड़ी खिलाओ घी डाल के, मैं उसको खिला रही हूँ, उसको नहीं भा रहा है ना। फिर मैंने दाल चावल बना के खिलाया, पतला पतला दाल और चावल, तो वो उसको भा रहा था, खिचड़ी नहीं भा रहा था, है ना। पर अब दादी बोल रही है खिचड़ी खिलाओ खिचड़ी खिलाओ, थोड़ा सा मन में असमंजस बैठ जाता है कि भाई ऐसा है ना। तो मैं जब अमरकंटक गई थी, मतलब उस समय तो बेटा जी बहुत छोटे थे, विद्यालय भी नहीं खुला था, पर बाबा जी ने एक छोटी सी बात बोली कि स्वास्थ्य का ध्यान दे रही हो अच्छी बात है, उसको उसके रुचि के अनुरूप भी खिलाओ। दीदी जी आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मैंने बोला कि मैं अमरकंटक गई थी और मैं अपने बेटे को जो भी रोज आहार खिलाती थी, वो बहुत छोटा था तब की बात है, तो घर में कुछ चीजों के लिए बोला गया था ये खिलाओ, मतलब रोज उसको खिचड़ी खिलाओ घी डाल के, तो मैं रोज उसको खिचड़ी खिला रही थी घी डाल के। और जब भी मैं उसको दाल चावल खिलाती थी, भले पतली ही दाल और चावल, तो वो उसको खुशी खुशी खाता था, और खिचड़ी में उसको दिक्कत जा रही थी खाने में, मतलब रोज रोज ऐसा। ठीक है, तो पर मेरे मन में उस समय चल रहा था कि भाई सब लोग ऐसा बोल रहे हैं घर में, और बच्चे को ये भा रहा है, पर कहीं उसके लिए ठीक तो नहीं होगा। फिर मैंने तो राहर दाल का पतला पानी लेके खिला दिया है, बट अभी तो वो छोटा है, दिस दैट ऐसा। तो फिर मैं जब अमरकंटक गई, तो बाबा जी ने मेरे को बिना कोई कॉन्टेक्ट से ना, मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं और मेरे बेटा जी बस अंदर एंटर हुए, हमारे हाथ में अमरूद थे और वो बाबा जी भी खा रहे थे, मैं भी और बेटा जी। और बाबा जी बोले कि बेटा इसको, तुम स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो अच्छी बात है, पर इसको इसके रुचि के अनुसार आहार भी देना। समझ पाए बात? रुचि। हाँ एकदम हाँ दीदी। दीदी। हाँ 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 हाँ, तो ये बच्चों का अति टेस्ट भी। तो ये अति हमसे कहीं ना कहीं कुछ चीजों में हो ही जाती है। जैसे अभी शीला दी बोले, कोई कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा होगा, या कोई पर्टिकुलर कोई चीज, कोई जिम जा रहा है, कोई योगा जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो उस चीज को इतना महत्वपूर्ण मान लेता है कि बाकी कोई उससे असहज है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वो उसी को फोर्स करना चाहता है, डोमिनेट करके वो अपनी बात मनवाना चाहता
है ना। तो ऐसा घरों में हम करते ही हैं मतलब। तो ये भी बच्चों की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं है। फिर उनको हमारे प्रति विरोध आएगा, फिर वो चाहकर भी हमारी बात मान नहीं पाएंगे, या मान रहे होंगे तो उनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमसे कनेक्शन कम होते जाएगा, हमसे छुप के कुछ करने का सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अच्छा ध्यानाकर्षण है कि वो अभी अब बचपन में तो वो हमारी बात मान भी लेंगे, और थोड़े से बड़े हो जाएँगे तो बोलेंगे अब मेरे पास फ्रीडम है, चलो अब मेरे को सब कुछ करना है, और फिर वो अति में भी जा सकते हैं। तो रुचि का ध्यान बहुत अच्छी बात है। और इस सारे संबंधों में भी कि हमको कुछ भी चीज थोपनी नहीं है कहीं भी। एक स्वच्छंद वातावरण परिवार में तालमेल तभी संभव है जब कोई चीज आपको पता भी है अगर कि ये सही है, तो वो एक केवल प्रस्ताव पूर्वक जाए, बहुत स्नेह के साथ। जैसे ये जीवन विद्या शिविर ही क्यों ना हो, आप सबने इसके बारे में भी सोचा होगा कि भाई ये तो मेरे घर का हर आदमी कर ले, ये चाहना के रूप में रहना अच्छी बात है, बट उसको भी हम फोर्स नहीं कर सकते तब तक के जब तक वो व्यक्ति की स्वयं की स्वीकृति नहीं बनी। हाँ, आप अपने जीने में उससे जो पॉजिटिविटी आ रही है उससे उनको प्रेरणा मिल सकती है कि हाँ भाई ये तो दिन ब दिन और खुश होते जा रही है, ये इसकी कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा परिवर्तन दिख रहा है इसकी लाइफ में, है ना। उससे वो प्रेरित हो, ना कि हमारे रोकने टोकने से। इससे एक और सिचुएशन मेरे को ध्यान में आ रही है, याद आ रही है, आपने बोला ही था एक अभी बीच में, इसको मेंशन किया था कि घर में स्पेशली जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, तो सभी उस छोटे से बच्चे की का भला ही चाहते हैं, है ना। जैसे आपने वो खिचड़ी वाला एग्जांपल दिया, हाँ जी। है ना। और प्राय देखा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है तो जो मम्मी होती है वो यूजुअली नई बहू होती है ना। तो फिर कई तरफ से एडवाइस आती है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और जो माँ है या माता-पिता दोनों को ही एक प्रेशर सा फील होता है, क्योंकि वो चाहते कुछ हैं और दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं, है ना। कह भी नहीं रहे हैं, भले जैसे बच्चे को खाँसी है और माँ चाहती है कि मैं उसको कुछ ठंडा ना खिलाऊँ और आइसक्रीम ना खिलाऊँ या तला हुआ ना खिलाऊँ या नमकीन ना खिलाऊँ, ऐसे-ऐसे। लेकिन जो वेल मीनिंग रिलेटिव्स होते हैं, है ना? वो ये भी सोच सकते हैं कि नहीं सब कुछ खिलाओ, है ना? बच्चे की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए, ये सब ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा बैलेंस बिठाना, है ना? और ऐसे टाइम में जब बच्चा बीमार है, तभी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ये अगर हम ध्यान में रखते हैं कि सभी वेल मीनिंग है ना? सिर्फ हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हैं, तो फिर हमारा सुनना और साथ में जीना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। कि सभी वेल मीनिंग है, सभी बच्चे का अच्छा ही चाह रहे हैं। कोई देकर चाह रहा है, कोई ना देकर चाह रहा है। मतलब कोई अच्छी जो भी खिलाने की चीज़ है, वो देकर अच्छा चाह रहा है बच्चे का, कोई परहेज़ करवा के चाह रहा है। लेकिन चाह सभी रहे हैं। इस इंटेंशन को अगर हम देखकर चलते हैं, तो साथ में रहना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा नहीं, काफ़ी ईज़ी हो जाता है। मेरी जॉइंट फैमिली है और 10-12 लोग मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ बताने के लिए खड़े ही रहते हैं कि मेरे को अभी तो दर्श बेटा जी खैर 12th में आ गए हैं, पर वो छोटे थे तो ना इसको ये खिलाओ, उसको वो कराओ, उसको ये चीज़ सिखाओ, उसको यहाँ भेजो। सब बातें आती ही रहती थी रोज़। मैं तो कभी-कभी ऐसा भी लगता था, अरे भाई मैं भी उसकी मम्मी हूँ, मैं भी तो कुछ अच्छा सोच सकती होंगी, दिन-रात मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन अंत में जाके यही समझ में आता है कि हर कोई मेरे बच्चे का शुभ चाहता है, और हर कोई अपने लेवल पे जो कुछ भी उन्होंने सही माना है, वो ही मुझ तक पहुँचाना चाह रहा है ताकि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो ऐसा घर में भी हमारे सभी रिश्तेदार भी, हमारे पड़ोसी बंधु भी, सब कोई यही चाहते हैं। हर मानव हमारा शुभ ही चाहता है। इस विश्वास के साथ जीने से ही हम मानव के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। और कोई बात में अगर हम असहमत हैं भी, तो हम
या तो उस समय चुप रह सकते हैं, या फिर जब कोई उचित समय आए तब हम अपनी बात रख सकते हैं, जब उतना आवेश ना हो अंदर। बिल्कुल सही दीदी। दीदी एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, जो कि आपको शीला दीदी को पता ही है। हाँ जी। राजू बेटा जैसे कि देखे ही है, स्लिप डिस्क हुआ था, जी। कहीं पे भी एलोपैथी दवाई यूज नहीं की है उन्होंने, सिर्फ अम्बर दीदी की दवाई खाए और पूरा रेस्ट करे और अपने आप को ठीक किए, और पूरा मतलब आहार उनका संतुलित था, है ना, सिंपल खाना। और आज भी 8-10 साल हो गया, आज तक उन्होंने दवाई नहीं खाई है। फीवर भी आता है तो वो घर पे काढ़ा बनाएंगे खुद से, मुझे बोले मतलब काढ़ा पियेंगे, बॉयल पानी और हल्दी वाला दूध और एक सिंपल खिचड़ी खाएंगे, बस इसी से मतलब वो अपने आप को ठीक करता है। तो मतलब ये बहुत मतलब अच्छा लगता है कि वो अपना ख्याल जैसे खुद रखता है। और आज जो भी चेंजेस घर में किया वो राजा बेटे ने ही किया पूरा, कि घर में ऑर्गेनिक होना चाहिए सब चीज, मम्मी ऐसा रहना चाहिए ऐसा करके। तो आज वो चीज दिखती है, जो चीज चेंजेस सब घर में हुआ है तो वो अपने ऊपर में दिखता ही है। आज वो एक भी एलोपैथी 8-10 साल हो गया कभी नहीं खाया उसने, पूरा अपने आप को ऐसे ही ठीक करता है घर के चीजों से ही। और खिचड़ी भी सिंपल बनाएगा, काढ़ा भी रहेगा पिएगा, दूध वाला हल्दी वाला बॉयल, ये सबसे ही वो ठीक होता है। और स्लिप डिस्क का भी वैसे ही उसने रेस्ट करा, अम्बा दीदी की दवाई खाया तो बढ़िया, आज देखो खूब अच्छी स्थिति है, सब वर्क कर पा रहे, वेट वेट भले हले हालांकि कम उठाता है लेकिन मस्त है सब। तो एक भी जगह, और हम चिंतित थे उसके प्रति लेकिन वो नहीं बोले मैं नहीं खाऊंगा और मैं ऐसे ही अपना अपने आप को ठीक करूंगा करके। तो बढ़िया है आज सब। ये सारी जो अपनी बातें हुई, विद्यालय में भी हम स्वास्थ्य को लेके जो ध्यान देते हैं, जैसे अभी भाभी जी ने बोला कि हमारे विद्यालय में काढ़ा भी पिलाते हैं बच्चों को, है ना। तो विद्यालय में कोई चीज जैसे पाठ के माध्यम से तो जा ही रहा है कि भाई स्वस्थता के ऊपर या आहार के ऊपर या औषधि के ऊपर में पाठ है, लेकिन वो केवल पाठ के रूप में नहीं जा रहा है। अगर आप कुछ बहनों को पता होगा, कुछ नई बहनें उनको नहीं पता होगा, हमारे विद्यालय में जैसे यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों का, उसके पीछे का कारण भी बाबा जी ने यही बताया था हमको, कि मौसम के अनुरूप क्या कपड़ा पहनना चाहिए क्या नहीं, वो बच्चे के विवेक में आ जाए, है ना। अगर हम यूनिफॉर्म पहना रहे हैं तो उसको पता ही नहीं है ना कि उसको क्या कपड़ा पहनना है क्या नहीं, तो कपड़े का पर्पस क्या है वो उसको नहीं पता, कपड़े का चयन क्या कैसे करना है वो उसको नहीं पता चलेगा, तो उसको जिंदगी भर पता ही नहीं रहेगा ना कि उसको कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी मतलब जैसे कपड़ों का प्रयोजन जो है वो हमारे शरीर के संरक्षण के लिए है ना, और साथ में लज्जा, ठीक है। तो हम ये चीज को बच्चों को कैसे संप्रेषित करेंगे, अगर वो डेली प्रैक्टिस में ही क्या कपड़ा पहनना है क्या नहीं पहनना है ये चयन कर पाते हैं पहले अपने माता पिता के हेल्प से, और फिर खुद नेचुरली ही वैसा पहनना लग जाता। जैसे हमारे विद्यालय में कई बच्चे हैं जो ऐसे मतलब बहुत इस तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहते जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हो, या जो अजीब कट के हो, या ऐसा जो उनके शरीर को ठीक से ढक ना पाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से यही कपड़े पहने हैं स्वयं, मतलब पहले तो माता पिता की इच्छा से और अब स्व इच्छा से ऐसा पहन पा, तो उनकी आदत ही वैसी बन गई ध्यानाकर्षण कराने से और पूरे वातावरण में वैसा होने से। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कैसे हम सहजता पूर्वक उनका ध्यानाकर्षण करा सकते हैं, कैसे हम सहजता पूर्वक उनकी ऐसी आदत बना सकते हैं। उसी तरह आहार में भी विद्यालय में पूरा ध्यान दिया जाता है कि भाई अभी वर्षा ऋतु है तो उल्टी दस्त ये होता है, मतलब यूजुअली कि फूड पॉइजनिंग हो गया या पाचन कमजोर हो गया है वर्षा ऋतु में, तो ऐसा हो जाता है। तो रोज सुबह में अजवाइन का काढ़ा बच्चों को पिलाते हैं और हर एक बच्चा खुशी खुशी पीता है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया कि नहीं मुझे नहीं पीना। तो सारे टीचर्स बच्चे सभी सहयोगी सब मिलके सुबह में काढ़ा पीते हैं, है ना।
उसी तरह जब ठंडी की सीजन आती है तो सारे बच्चे तुलसी, काली मिर्ची इसका काढ़ा पीते हैं। और जब गर्मी की सीजन होती है तो सब बच्चे नींबू का शरबत पीते हैं, ठीक है। उसी तरह जो सीजनल फ्रूट्स हैं या सीजनल चीजें हैं, जैसे अभी कॉर्न आ रहा है तो कॉर्न, पाइनएप्पल, है ना, बच्चों को वो खिला रहे हैं। तो हर सीजन के फ्रूट्स उनको खिलाते हैं, तो उनका ध्यान जाता है कि हाँ इस ऋतु में ये खाना है ना। हमारे जैसे ये रजनी भाभी जी के खेत से आते हैं अमरूद कितने, वो आता है, स्टार फ्रूट आता है। तो जिस सीजन का जो फल होता है वो टीचर्स, पेरेंट्स सब लाकर बच्चों को खिलाते हैं। इसी तरीके से उनका ध्यान आकर्षण होते जाता है, ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में जो सारी सही चीजें वो डलते चले जाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होगा, विद्यालय जब खुला तो बाबा जी ने उनकी जो बुक्स है सारी, उसका जो सहयोग राशि आता था वो विद्यालय में देते थे कि सब बच्चों को रोज खीर खिलाओ। तो उनका, क्योंकि अभी उनकी ग्रोइंग एज है, तो दूध और चावल और खांड का जो ये कॉम्बिनेशन है वो उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। तो और उनके वो उनसे प्रेरणा पाकर फिर बाकी लोग भी बच्चों के लिए जो भी स्वास्थ्य के हित में था वो बच्चों के लिए लाकर देते। तो ऐसा परिवारों में भी होता है कि बच्चों के लिए जो अच्छा होता है वो दादा दादी लेकर आते हैं, चाचा चाची लेकर आते हैं, बुआ जी, मौसी जी सब लेकर आते हैं। कितना सुंदर बात है ये कि हर किसी का ध्यान बच्चे के विकास पे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो। भले अभी सबको ये नहीं पता कि चेतना विकास क्या है, लेकिन जितना बेस्ट उनके पास है वो सब कोई देना चाह रहा है। इसके लिए अपन सिर्फ कृतज्ञ ही हो सकते हैं, गदगद ही हो सकते हैं, खुश ही हो सकते हैं। आप कोई अपनी खुशहाली शेयर करना चाहता है? हाँ दीदी, कर दीजिए भाई, 5 मिनट है। मैं चाहती हूँ आप सब अपनी खुशहाली शेयर कर दीजिए। हाँ दीदी, जैसे कपड़ों पे बात हुई ना, तो मेरे को भी ये ध्यान जाता है कि रिद्धिमा बेटा जी जैसे शुरू से अभिभावक विद्यालय में पढ़ी, तो वो अभी कुछ उटपटांग कपड़े नहीं पहन पाती हैं, बिल्कुल ढंग के ही कपड़े पहन पाती हैं। हाँ जी, ऐसा ही है बहन। मतलब मेरे बेटा जी को ना उसके मामा जी ने 2-4 बॉक्सर ला कर दी कि भाई ये मेरे को नहीं हो रही है, मेरे को छोटी आ गई है, मतलब मैंने मंगवाई थी तो पहन लो। तो वो बॉक्सर भी पहनना पसंद नहीं करता, वो पैजामा पहनना पसंद करता है। सही है। मतलब घर में, रूम में भी उसको बस असहजता लगती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की बात है, वो हर क्षण हाँ कहीं भी रहे, है ना, तो बहुत अच्छी हाँ दीदी, वो किसी कहीं और भी शॉपिंग करने जाए, किसी और के साथ भी जाए, लेकिन कपड़े ढंग के ही लेके आती है। हाँ, लोग देखो ये भी एक संरक्षण है कि उनकी मानसिकता में ये चला गया है कि उनके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो वो माता पिता के साथ में जाए चाहे ना जाए, उनको सही गलत की पहचान है तो वो वही करके आते हैं बच्चे। हाँ दीदी, ये एग्जाम्पल है उसका। दीदी हाँ जी, मुझे तो ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि कितना एक बच्चों में ऐसे सहजता से हम पूरा ये बिठा सकते हैं। इतना कभी मैंने ये जो आप सारी बात कर रहे हो तो मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि हम रायपुर, वहां पे नजदीक में क्यों नहीं है ऐसा, या तो ये बहुत देरी से मिले, ऐसा लग रहा है कि एक अद्भुत लग रहा है। ऐसे सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे अपने आप, और वो बच्चों की खुशहाली भी कुछ और ही होगी। तो बहुत बढ़िया दीदी, सुन के इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे बच्चों का कैसा इतना अच्छे से विकास जो होता है, ये जो सारी बातें आप जिस तरह से बता रहे हो, पूरा सीजन वाइज ये सभी, तो वो कितना एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो पाते रहेंगे। आप जैसे बोले कि टीचर्स भी ये देते हैं, तो वो देने की भावना वो पूरा एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी छूट नहीं रहा है ऐसा। बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू। हमको तो हमारे विद्यालय पे और हर एक बहन पे, हर एक बच्चे पे, हर एक पेरेंट पे इतना गर्व होता है, नहीं तो हम अभी आपके साथ क्या बात शेयर करते। मतलब ये पूरे 10 सालों में इतनी उपलब्धियां हैं कि हमको लगता है कि ये सबको मिल जाए, रेप्लिकेट हो जाए। मतलब आप अभी सुन के इतने खुश हो रही है, जब आप भी वही वातावरण कहीं और बनाएंगे, बाकी सब परिवार वालों के सहयोग से और भी लोगों के साथ जुड़कर,
और हर जगह हमको धरती में यही देखने को मिलेगा तो स्वर्ग सा ही लगेगा। एकदम 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 बिल्कुल सही दीदी। आज बाकी सब लोग बहुत शांत है, कुछ नई बहनें तो कुछ बोली ही नहीं है। भाई कुछ बोल दो, अब जाने का समय हो गया। दीदी सुन रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है दीदी। कौन कौन है? वंदना दीदी, वंदना साहू बहन, थोड़ा जी सा दीदी। शेयर। जी बच्चों में ना मुझे लगता है कि शुरू से हम जो डालते हैं, अवनी बेटा जी का अगर मैं बोलूं तो कभी कभी वो ऐसा उटपटांग कुछ पहनने का मन करती है, लेकिन उसको समझाने पर ना कि हाँ कि वस्त्र की उपयोगिता क्या है, हम क्यों पहनते हैं, तो वो फिर समझ जाती है। ऐसा नहीं कि वो जिद करती होगी कि नहीं मुझे पहनना है, वो समझती है क्योंकि शुरू से उसके दिमाग में ये बातें हैं कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, हम भोजन क्यों कर रहे हैं, इस तरह से। और छोटे बच्चे भी हैं अगर, तो मेरे यहाँ दोनों छोटे बच्चे भी वैसे ही उनको समझ में आता है कि वस्त्र क्यों पहन रहे हैं हम। छोटी वाली जो बिटिया है ना, उसको अगर मैं नीचे फुल कपड़े नहीं पहनाती हूँ तो वो निकलती नहीं है, भले वो लॉन्ग फ्रॉक भी पहने तो भी नीचे वो लॉन्ग लेगिंग पहनेगी तभी घर से बाहर निकलेगी। तो जो हम शुरू से बच्चों में डाल रहे हैं, हम स्वयं जो सोच रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप हम फैशन भी कर रहे हैं तो हम पूरे कपड़ों में भी तो फैशन कर सकते हैं। हमारा शरीर ढका हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, किसी भी प्रकार का उसमें क्या, मुझे वर्डिंग समझ नहीं आ रहा है दीदी, लेकिन ना जी जी बिल्कुल, बढ़िया से कढ़ाई की जा जी सकती है, लेस लगा सकते हैं, हाँ जो एकदम करना है। एकदम और माँ मतलब के हाथ के बने वो हुए कपड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो अपने बच्चों को ना दीदी मैं खुद से बनाकर पहनाती हूँ। छोटी वाली जो बिटिया है, अवनी तो खैर बड़ी हो गई तो वो अब नाटक करती है, हाँ। लेकिन फिर भी पहन लेती है वो। हम्म। लेकिन छोटे बच्चे जब तक हैं, वो नहीं समझ रहे हैं ना, तो वो बड़े शौक से पहनते हैं कि मम्मा ये आप बनाए हो मेरे लिए, मैं पहनूंगी। तो मैं उनको देखते हुए, उनकी सुविधा का ध्यान में रखते हुए ना, मैं उनके लिए ऐसे ही ड्रेस तैयार करती हूँ। अच्छा वो कहीं से खाली लग रहा हो तो उसके अंदर फिर और दूसरा पहनाना पड़ता है कि अरे नहीं ये तो खाली लग रहा है। जी बहुत बढ़िया। बताइए बहनों, जो नई बहन है, जो पहली बार सुन रही है कि ऐसा सब होता है, आपको कैसा लग रहा है? हमारी अहमदाबाद की कुछ बहनें जो कल जोड़ी थी, वो आज हैं क्या गुजरात से? हाँ जी, है। बताइए। अच्छा, महिमा बहन तो निकल गई हैं, पूजा दीदी भी निकल गई हैं। महिमा वरलानी बहन और पूजा बहन जी दोनों, और शिल्पा बहन, ये सब अहमदाबाद वाले ही थे। आई थिंक अब अहमदाबाद वाले 2-3 तो निकल गए हैं, अंजू बहन है सिर्फ। तो किरण बहन जी, आप थोड़ा शेयर करें, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है देवाज्ञ बेटा जी और धवल बेटा जी के साथ? जी जी दीदी, बस धवल बेटा जी का तो बहुत अच्छा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही दीदी? हाँ जी, आ रही है दीदी, आ रही है। जी हाँ, जैसे कपड़ों को लेके सब जो बोल रहे हैं उनके साथ भी यही है। वो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। मतलब जीन्स वगैरह तो पसंद ही नहीं करते हैं वो, और मतलब दिखावा तो है ही नहीं उनमें, वो चीज आई ही नहीं है। हाँ, उनमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को ऐसे बहुत अच्छे कपड़े सूट बूट में रहना चाहिए, ये सब चीज तो उसमें है, मतलब आया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो जैसे हमारे फैमिली में अगर मतलब उसमें नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उनके जो भाई हैं चिढ़ाते उड़ाते हैं, चल तू भी खा ये वो, तो उससे भी प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं नहीं मम्मी, उनको ना वैसा स्कूल नहीं मिला है ना, उनको इतनी समझ नहीं है कि वो चीजें ना मानव के लिए नहीं बनी है करके।
तो स्वीट। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हाँ, वो मतलब वो चिढ़ते भी नहीं है, तो वो बस इग्नोर कर देते हैं। बस फिर वो बोलते हैं, हम लोग को ही लगता है कि कहीं उनको खराब तो नहीं लग गया ये सब बातें। हम लोग पूछते हैं बेटा ये सब चीज के उसमें वो प्रभाव में तो नहीं आ गया, आपको कुछ खराब तो नहीं लगा? बोलते नहीं मम्मी, मैं जानता हूँ उन लोग को ऐसा स्कूल नहीं मिला है, उनको ऐसा समझ नहीं मिला है कि ये चीज मानव के लिए नहीं बनी है करके, वो तो मैं समझता हूँ ना। तो वो सब मतलब वो उसमें बहुत समझदारी दिखती है, और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा उनमें कृतज्ञता मैं देखती हूँ कि मतलब मम्मी आप बहुत काम करती हो, मतलब रोज आपको मेरा पैर दबाते हैं, आपके पैरों में प्रॉब्लम रहती है, मैं दबा देता हूँ तो आप सो जाती हो, ऐसे करके मतलब अपने छोटे भाई को भी बहुत संभालते हैं। कल रात को तो धरती की बात कर रहे थे सब, मतलब धरती की तो संपत्ति को क्यों निकालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम जिसमें रह रहे हैं, मतलब बहुत नॉलेज बाबा, मैं तो उनसे सीखती रहती हूँ। बहुत नॉलेज की बात करते हैं, बहुत। मतलब मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ उनसे। और देवज्ञ बेटा जी अब थोड़ा थोड़ा मतलब वो आ रहे हैं लाइन पे, उनको थोड़ा टाइम लगता है। अब देवज्ञ बेटा जी भी थोड़ा सा बात सुनने लगे हैं, करने लगे हैं, और संबंधों को तो खैर पहचानते ही हैं बहुत अच्छे से। तो भाई जी से लड़ाई भी है, तो भाई जी से बहुत प्यार भी बहुत है, उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब जो मैं चाहती थी मेरे बच्चों में जो आए, वो सब मिल रहा है मुझे। संबंधों को कैसे निर्वाह करना चाहिए सब उनमें है, वो सब चीज देख पाती हूँ मैं एकदम। तो ये आप मानसिकता के पोषण और संरक्षण दोनों का आपने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे उनका अपने भाइयों के साथ में व्यवहार नहीं बिगड़ा है ना, ये मानसिकता का उनका पोषण है। दूसरे अगर नॉनवेज खा रहे थे तो वो उससे प्रभावित होकर नहीं खाए, ये मानसिकता का संरक्षण है। जी है ना? बहुत सुंदर। ये उसका व्यवहारिक रूप है जो हमारे बच्चों में दिख रहा है, और क्या चाहिए हमको। हाँ जी बिल्कुल दीदी। ओके, चलो इसी खुशहाली के साथ में आज का सेशन हम पूरा करते हैं, और कल हम बात करेंगे अभ्युदय पे। ठीक है? ओके दीदी। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। Thank you for everyone's participation. थैंक यू दीदी।